अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जनाब, कैसे हैं आप? मंडे मुबारक। अब जब मैं इतनी छुट्टियों के बाद आपको मंडे मुबारक कह रही तो आप कह रहे होंगे यार कितनी फ्रेश होके आई है ना। मैं एक लंबा सा वीकेंड और दरमियान में ईद और ईद के बाद हफ्ता इतवार और उस पर ढेर सारी बारबेक्यू पार्टीज़ हर जगह मुझे होती हुई नज़र आई हैं। क्यों? क्योंकि ईद ऐसी थी, बड़ी ईद थी, हर जगह गोश्त नज़र आ रहा था। तो ईद के बाद एक बार फिर हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद बड़ी अच्छी गुजरी होगी। सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल आपने रखा होगा, हाथ थोड़ा सा हल्का रखा होगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और इस अदायगी का जो एहसास है वो यकीनन नाकाबिले बयां होता है, क्योंकि एक कुर्बानी का जो एहसास है, जो एक इसार का एहसास है, वो जब बड़ी ईद आती है ना तो वो शायद उस टाइम पे तो बड़ा बढ़ चढ़ जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एहसास कुर्बानी और इसार का पूरे साल रहना चाहिए। ख़ास तौर पर जब भी हम बड़ी ईद की बात करते हैं तो ये ज़रा चटपटी सी ईद होती है, क्योंकि बड़े कोई पकवान होते हैं, जगह जगह मुख्तलिफ डिशेस बन भी रही होती हैं और इनवाइट भी किया जाता है और दूसरों के घर आप खुद इनवाइट होते भी हैं। बारबेक्यू पार्टीज़ और गोश्त से बने मज़ेदार पकवान जो हैं वो यकीनन आपने खाए होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, क्योंकि लाहौर से ऐसी खबरें थी कि जनाब लाहौर में बहुत ज़्यादा गोश्त खाने पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं अस्पताल पहुँच गए हैं। लेकिन सिर्फ ज़्यादा गोश्त खाने पर यही एक खबर नहीं थी, बल्कि ये भी बहुत ज़्यादा खबर थी कि इस बार मुल्क के बेशतर इलाके जो हैं वहाँ पर हमने देखा कि जनाब ईद की खुशियों के दौरान समाजी फासले का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। SOPs जो बताए गए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उसे भुला दिया गया। और अगर मैं बात करूं कोरोना के हवाले से तो जनाब कोरोना के हवाले से जो SOPs थे उसकी खिलाफ वर्जी देखने में आई और नतीजा ये निकला कि कोरोना वायरस तेज़ी से फैलने लगा। और अब सिंध हुकूमत जो है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि हमारी जो आवाम है वो वैसे सुनती तो है नहीं। तो अवाम को बताने के लिए समझाने के लिए किया ये गया कि अब सिंध में दोबारा से सख्त पाबंदियां नाफिज करती गई हैं। आज से पूरे सूबे में, यानी मैं सिंध की बात कर रही हूँ कि सिंध भर में शॉपिंग मॉल्स बंद होंगे, मार्केट जो हैं वो बंद होंगी शाम 6 बजे के बाद। खुलेंगी कब? सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। बेकरी हो गई, फार्मेसी हो गई, ये खुली रहेंगी। जबकि सूबे भर में जो दरगाहें हैं उसे भी बंद करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा वो लोग जो बड़ी तैयारी करते हैं कि जी वैसे ही बड़ा सीज़न आ जाता है ईद के बाद शादियों का, तो शादी हॉल्स और दीगर जो तकरीबात हैं उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि हफ्ते में 2 दिन के लिए, यानी जुम्मे और इतवार को, क्योंकि ये हमने पहले भी देखा कि जुम्मे और इतवार को मार्केट जो थी वो बंद कर दी जाती थी और अब भी वही वाला तरीका है। रेस्टोरेंट से इनडोर और आउटडोर जो है दोनों बंद होंगे। सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी, वो भी रात 10 से 11 बजे के करीब। उसके बाद आप घर पे भी कुछ नहीं मंगवा सकते। सूबे भर में तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन वो जहाँ पर इम्तहानात हो रहे हैं, जैसे कि इंटर के इम्तहानात हैं, वो अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। जबकि सरकारी और निजी सेक्टर में 50% स्टाफ हाजिर होगा। इन पाबंदियों की क्या वजह है वो तो हमें पता है, क्योंकि SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा, समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा, मास्क नहीं पहना जा रहा और शायद रेस्टोरेंट्स में जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो भी चेक नहीं किया जा रहा। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि इस वक्त सूबे भर में ट्रांसमिशन रेट कितना है। इस पर आगे चल के प्रोग्राम में हम बात करें। आप भी सोचोगे कि आज मैं अकेली क्यों बैठी और श्रेब कहाँ है? तो श्रेब ने मुझे ज्वाइन किया इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बड़ा खूबसूरत सा मौसम है। अस्सलाम वालेकुम श्रेब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू महक, टू नियादिन टीम एंड टू ऑल ऑफ यू। बड़ा मज़े का मौसम है महक। कहीं कहीं पर बारिश हो रही है। जहाँ पर मैं हूँ यानी F10 में हमारा ये ऑफिस है, यहाँ पर तो बारिश इस वक्त नहीं हो रही। बादल छाए हुए हैं। उम्मीद पूरी है कि शो के दौरान या शो के इख्तिताम पे शायद जब हम बाहर निकलें तो बारिश हमें वेलकम करे। तो मौसम वाकई बड़ा खुशगवार है। हाँ, अच्छा। और वैसे तुम ना श्रेब इस्लामाबाद जाके ना जरा प्यारे भी लग रहे हो और थोड़े फ्रेश भी लग रहे हो। अपने शहर की बात अलग होती है कि बंदा चिट्टा भी आने लग जाता है। इस बार महक ये पहली बार हुआ है ना कि मैं कराची स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं किसी और स्टूडियो में, वरना हमेशा ये होता है कि मैं उधर ही रहता हूँ और मैं लाहौर होती। वैसे इस दफा भी कुछ यही इरादा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस दफा श्रेब को इस्लामाबाद से आप प्रोग्राम कर दें, मैं कराची चली जाती। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। कराची का मौसम भी बड़ा अच्छा है भाई, एक्सटेंड कर सकते। कराची का मौसम भी बड़ा अच्छा है और सुबह के वक्त जो है वो बड़ी ठंडी हवा चली थी। टेम्परेचर मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन
बाहर के टेम्परेचर की वजह से जो आपका दिमागी टेम्परेचर है ना, वो सुबह के वक्त बड़ा अच्छा हो जाता है कि ठंडी ठंडी हवाएं आपको लग जाएं। तो मैं जब सुबह ऑफिस आ रही थी तो बड़ा अच्छा मौसम था, लेकिन एक और जगह है श्वेब जहां का मौसम बदल गया है, वहां पे तब्दीली आ गई है। गए थे आप वहां पर? अच्छा, कुदरती हुस्न से माला माल है वो वादी। हम तो वहां पर गए भी थे। हाँ। एग्जैक्टली आजाद कश्मीर की बात अब करें महक, वहां पे मौसम तो बड़ा खुशगवार रहता है, लेकिन मौसम गर्म रहा, इंतखाबात का माहौल बड़ा गर्म रहा। और कल भी हमने देखा कि खासी हमने गर्मा गर्मी वहां दिखाई दी। जाहिर है वो जो इंतखाबात का माहौल होता है वो पाकिस्तान में होता भी ऐसे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात की हम बात कर रहे हैं, और अगर स्टैट्स आपके सामने हम इस वक्त रखें तो 44 जो नशिस्तें हैं उसके नताइज सामने आ चुके हैं, और 25 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल कर ली। हम कह सकते हैं कश्मीर का सफ़ीर यहाँ से जीत गया है, कश्मीर का सफ़ीर यहाँ से सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत का जश्न मना रही है। और अगर हम बात करें कि दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी आई है, तो पीपल्स पार्टी यहाँ से 11 नशिस्तें लेने में कामयाब हुई है, और नून लीग जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 नशिस्तें अब तक हासिल कर पाई है। हाँ। तो नून लीग को खासा धचका लगा है। दैट इज द रीजन महक कि मरियम नवाज ने फौरन मुस्तरद कर दिया है इन इंतखाबात को। वो कहते हैं हम नहीं मानते। बिल्कुल ट्वीट किया था, और मुझे याद है कि वो जो ट्वीट था बड़ा धमाकेदार था और उन्होंने बड़ी तनकीद भी की। लेकिन अभी ऐसा है कि 4 स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग होगी। मुजफ्फराबाद से नून लीग के जो उम्मीदवार है और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कामयाब हुए हैं, जबकि वो लीपा की सीट हार गए। और ये एक बहुत बड़ा अपसेट नून लीग के लिए तस्लीम किया जा रहा है कि पहली दफ़ा ऐसा देखने में आया है। गैर सरकारी गैर हकमी नताइज की अगर मैं बात करूँ तो उसके मुताबिक बाग से तहरीक इंसाफ के तनवीर इलियास फातह करार पाए हैं, और नून लीग के मुश्ताक मिनहास तीसरे नंबर पर हैं। मीरपुर से पीटीआई के बैरिस्टर सुल्तान महमूद और बाग एक ढेर कोट से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक भी जीत गए हैं। तो ये जनाब अभी तक के जो नताइज थे वो हम आपके सामने हमने रखे हैं, लेकिन जो हमेशा इंतखाबात के बाद होता है इस दफा भी वही हुआ है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात थे, इससे पहले हमने देखा था शुएब जब आप भी वहां पे गए थे, लोग बड़े एक्टिव थे, बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे थे, लेकिन लोगों के साथ साथ सियासी पार्टियां बहुत ज्यादा एक्टिव थी, स्पेशली नून लीग और पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं तो मरियम नवाज जो हैं उन्होंने, जैसे आपने बताया भी कि उन्होंने इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसे मुस्तरद किया, और जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें उन्होंने ये लिखा कि नताइज जो हैं वो हम तस्लीम नहीं कर रहे हैं और ना ही हम करेंगे। 2018 के नताइज जो हैं उसको भी हमने तस्लीम नहीं किया था, ना इस जाली हुकूमत को हम मान रहे हैं। खैर मरियम नवाज साहिबा जब भी, लेकिन महक ये तो महक मरियम नवाज के ट्वीट की आप बात करें, मैं कहता हूँ इसको जरा छोड़ते हैं। क्यों ना हमाद अजहर साहब की हम वो तस्वीर सामने लेकर आए जो इमरान खान की एडिट तस्वीर है, और वो तस्वीर से बड़ा एक पैगाम दिया उन्होंने। कहा है ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। चले अब शेख हमारे साथ जो है ना वो शेख रशीद भी मौजूद हैं, तो शेख साहब से जरा बात कर लेते हैं। बड़ा जो है एक अच्छा वो रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर दाखिला शेख रशीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग। आज तो आपकी मॉर्निंग बड़ी अच्छी हुई होगी क्योंकि तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर कंसूल जो है वो कानून साज असम्बली के हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त हमने देखा कि तब्दीली आई है। तो ये जो तब्दीली आने के बाद वो जो आवाम से वादे किए गए थे उन जलसों में प्लीज़ ज़रा मुझे ये बताइएगा कि वो पूरे होते हमें नज़र आएंगे? देखें, बेहतरी ज़रूर आएगी। एक दहाइयों से आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा गुर्बत है जिसका कोई जिक्र नहीं करता, और 25-26 सीटें पीटीआई ने ली हैं, अभी मखसूस 6-7 सीटें वो भी आ जाएंगी तो तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि वोटों की अक्सरियत नहीं थी, और डिलीवर करना है अब। सही। और कश्मीर में बेरोजगारी सबसे इंतहा पे है। ये सारे मसाइल है, और कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी का बेस कैंप है आज़ाद कश्मीर। उस जद्दोजहद आज़ादी को भी हमने नहीं फरामोश करना, और सारी बातें करने वाली हैं, कोई बात छोड़ने वाली नहीं है। सही। शेख साहब, आप चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सादा अक्सरियत हासिल हो गया, तो पीएम का कैंडिडेट कौन होगा? मुझे नहीं मालूम, ये तो इमरान खान फैसला करेगा। बाकी ये 23 के इलेक्शन में भी रोएंगे। अच्छा। क्योंकि आज़ाद कश्मीर में हारने वाले किसी ने नहीं कहा मेरे साथ ज्यादती हुई है। हाँ। किसी जगह जुलूस नहीं निकला। हाँ। किसी जगह टायरों को आग नहीं लगाई गई, और वहाँ बरादरी इलेक्शन सिस्टम है पाकिस्तान में, थोड़ी सी सपोर्ट होती है पॉलिटिकल पार्टी की, बाकी कैंडिडेट मैटर करता है। आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी ने नहीं कहा कि धांधली हुई है। ये सारा रोना पिटना स्यापा जो है मीडिया पे पाकिस्तान में डाला जा रहा है जी,
और ये कुछ 700 कैंडिडेट होंगे। 700 कैंडिडेटों में से किसी एक कैंडिडेट ने निकाह दान की हुई है। तो ये बातें सारी बस धांधली। देखें जी, 8-8, 10-10 पोलिंग एजेंट होते हैं, एक एक वोट को वो टिक मार करते हैं। अंदर जाके कोई जानबूझ के 3 जगह पे ठप्पा लगा दे, अंदर से इंतकामी लोग होते हैं कि वो किसी को काबिल न समझे, वो रिजेक्ट हो जाए। वरना तो आप देखेंगे, मेरी समझ से बाहर है जी कि अगर डब्बों के वोटों की लिस्टें गिनती होती हैं, अंदर जितने पोल होते हैं वो पूरे हैं, 8-8 पोलिंग एजेंट हैं, उनके से टिक मार करके वो वोट डालने जाता है। तो फिर कौन वोट डालता है जी, कौन गलती करता है? सब बकवास है, सब बकवास है। पाकिस्तान में जब से मैंने होश संभाला है, हारने वाले ने कभी इलेक्शन ही नहीं माना। मैं 77 में सबसे पॉलिटिकल पॉपुलर वर्कर था जी, हल्के निशान पे मैं 4 जगह कैंडिडेट था सूबे में। बाइकाट हो गया इलेक्शन का। अगर मैं 77 में आया होता, अपने इलाके की कोई बेहतर खिदमत कर जाता। फौज आ गई और आप ये देखें कि 77 से 88 तक मुझे 85 तक मुझे इंतजार करना पड़ा, 8 साल, कि कब इलेक्शन होंगे और मैं उम्मीदवार बनूंगा। क्योंकि धांधली तो शेवा हो गया इस मुल्क में। लेकिन आजाद कश्मीर ने ज्यादा सेंसेबल होने का सबूत दिया। 700 उम्मीदवारों में से किसी ने निकाह दान दिया। लेकिन शेख साहब, जो मरियम नवाज के ट्वीट हैं और वो तो आप छोड़े ना, वो तो एक शेर का पहाड़ा उन्होंने रटा हुआ है। अच्छा, तो ये तो आपने बड़ी देर पहले ही पेश गोई कर दी थी और माशाल्लाह से आपकी पेश गोइयां जो है बड़ी सच भी साबित हो जाती हैं। और आप कह भी रहे थे कि वो लाल हवेली के जो जिन है ना, वो आपके साथ भी खड़े होते हैं। तो जरा आगे लाल हवेली के मुवक्किलों ने मुझे कहा था कि 25-26 वोटें हैं, आपकी सीटें हैं। तो जो मैंने 3 दिन पहले कहा सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी ने मेरे अंदाजे से 3 सीटें ज्यादा ली हैं। मैं समझ रहा था 5-6 नून की हैं। और ये बातें मैं आज आपके प्रोग्राम में नहीं कह रहा, मैं तो 10 दिन पहले कह रहा हूँ कि 5-6 सीटें नून की हैं। शेख साहब, यही हम जानना भी चाह रहे थे, ये जो पीपल्स पार्टी की 11 सीटें हैं, 8 वोटें जो हैं वो 3 वोटें बढ़ गई हैं। एक सरदार यकूब ने दोनों ले लिए, मेरा ख्याल था 1 लेगा। सो वहाँ मेरा थोड़ा सा 1 वोट की गलती हुई है। बाकी तो सारे अंदाजे नजर आ जाते हैं। इलेक्शन के कैंडिडेट के चेहरे पे लिखा होता है कि ये जीत रहा है या हार रहा है। तो शेख साहब, ये पीपल्स पार्टी ने ज्यादा नशिस्तें हासिल की हैं, ये नुकसान पीटीआई का हुआ है या पीएमएलएन का हुआ है, किसी और जमात का हुआ है? किसी का नहीं हुआ। वो बरादरी वाले लोग हैं पीपल्स पार्टी का, उसमें क्या कमाल है। बरादरी वाले लोग हैं, बरादरी ने राई को वोट दे रहा है, जट को दे रहा है, राजपूत को दे रहा है, गुज्जर को दे रहा है। ऐसे ही हमने ढकोसला बनाया हुआ है। और रोना पिटना स्यापा डालने के लिए यहाँ मरियम नवाज है, रोटी पीटती रहेंगी 10 दिन टीवी पे, आपके प्रोग्राम चलते रहेंगे। शेख साहब, एक बात और बता दें, क्योंकि ये माजी में देखा गया कि जब भी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात होते हैं तो जिसकी वफाक में हुकूमत होती है वही जमात हमें वहाँ हुकूमत बनाती दिखाई देती है। अब तज्ज़िया कर ये भी कहते हैं कि होना तो ये चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात एक वक्त में हो, इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? इंतखाबात मुल्क की बुनियादें हिला देते हैं जी, कहना आसान होता है। आप देखें, इतने 1004 जवान शहीद हो गए नाले में गिर के, इतने हजारों लोगों की इंतहाई क्या मैं आपको बताऊं। अच्छा नहीं लगता टीवी पे अपने में गंदे कपड़े धोऊं कि एफसी चाहिए, रेंजर चाहिए। हर बंदा एक ही बात क्या कहता है कि एफसी चाहिए, रेंजर चाहिए, फौज चाहिए। पुलिस से इनका गुजारा नहीं होता। और पुलिस ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, खास तौर पर मैंने वैली की नशिस्तों को बहुत अच्छे इंतजाम हैं। A1 किसी जगह कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ आपस में। पोलिंग स्टेशन साथ थे जी। हाँ। एक ही जगह पे पोलिंग स्टेशन होते हैं। ये लीडर रोना पीटना डालते हैं कंपनी की शुरू के। लेकिन शेख साहब, इंतजामात जो आप बात करें वो यकीनन अच्छे थे, लेकिन जो कल हमने देखा जैसे धींगा मुश्ती हुई, गिरफ्तारियां हुई, वो होनी नहीं चाहिए थी। ये छोटी मोटी बातें, ये जज्बाती कौम है। अच्छा। ये इमोशनल कौम है। छोटी मोटी लड़ाई जो है ना, हल्की फुल्की मौसीकी लगी रहती है। कोई पक्का राग नहीं गाया गया, कोटली में 2 लोग शहीद हुए हैं, बुरा हुआ है। ये दुनिया में हो जाता है। क्या दुनिया में अब जो हालात और वाकयात हैं वो काफी तकलीफदेह है। लोग शुक्र करें इलेक्शन जो है, कहना आसान होता है। एक दिन जुल्फकार अली भुट्टो ने मुझे कहा कि शेख रशीद इंतखाबात मुल्क की बुनियादें हिला देता है। तो ये बात हकीकत है। आप देखें ना, सारी दुनिया एक ही तरफ लगी हुई थी और पुरअमन इलेक्शन हो गए हैं और हुकूमत बन गई है। 6-7 स्पेशल सीटें हैं, 9 हैं। 9 में से 7 ले जाएगी तहरीक इंसाफ, या 6 ले जाएगी जी, एक पीपल्स पार्टी ले जाएगी।
तो वन साइडेड गवर्नमेंट है, ऐसे ही ये चीखते चलाते रहेंगे और स्यापा डालते रहेंगे। शेख साहब, आपने कहा कि इंतखाबात जो हैं वो बुनियादें हिला देते हैं। इन इंतखाबात ने, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात ने पड़ोसी मुल्क की भी बुनियादें हिला दी हैं, वो भी नाखुश हैं इमरान खान को यहाँ जीतता देखकर। इमरान खान एक नेशनल लीडर है, दुनिया में जाना हुआ लीडर है और दुनिया के मसाइल को समझने वाला लीडर है, और वो कश्मीर की आवाज भरपूर तरीके से उठा रहा है। नवाज शरीफ तो अफगानिस्तान के मशीरों से मिल रहे हैं और वो तो ऐसी बातें करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ, और ये सारी बातें उनको पे करनी पड़ेंगी। अगर नून लीग मार खाएगी मुस्तकबिल में अपनी इलेक्शन से, तो अपनी जुबान से खाएगी और उसको बहुत नुकसान होगा। और शेख साहब, जैसे आपने जुबान की बात की, तो वो इस्माइल गुज्जर साहब का कल का जो बयान था कि भारत से मदद की, जो उन्होंने बात की, बेवकूफ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, इनको अंदाजा ही नहीं कि उनके कहे को मीडिया कितना नहीं। लेकिन शेख साहब, उनके इस बयान पर क्या रियासत कोई स्टेप लेगी कि ये बयान ऐसा है, रियासत मुखालिफ बयान है ये, और उजागर होगी ये बात, इंडिया और उठाएगा इसको। अब बेवकूफ लोग अगर सियासत में आएंगे तो इस किस्म की बकवास ही करेंगे। सही। लेकिन शेख साहब, हम क्या करेंगे? हमें क्या करना चाहिए आप बताएं? अंदर देंगे, उसकी जमानत हो जाएगी। अदालतों में तो देखें, यहाँ पे तो अरबों रुपए की करप्शन पे जमानत हो जाती है। कोई नया निजाम लाना चाहिए, गोली मारनी चाहिए जो करप्ट है और जो मर्डर नहीं। लेकिन शेख साहब, अगर एक उम्मीदवार ऐसा बयान दे रहा है, ऐसी जबान इस्तेमाल करे, इस तरह भारत से मदद मांगने की बात करे, तो क्या इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती? उसको कवरेज नहीं देनी चाहिए मीडिया, ऐसे गंदे बयान। इसको बैन करना चाहिए, बैन करना चाहिए। खुद मीडिया को जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। मेरी राय में लोग तो यही कहेंगे मुकदमा करो, फिर भी वो 8 दिन खबर चलती रहेगी, हवालात से तस्वीरें आती रहेंगी। इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस लेना चाहिए, उसको भी बैन करना चाहिए ऐसे उम्मीदवारों को। पता नहीं क्या करेगा इलेक्शन कमीशन, कोर्ट से उसको ऑर्डर में जाएंगे लड़ने के, पता नहीं क्या मसले हैं, काफी कॉम्प्लिकेशन है सियासत की। ठीक है, ठीक है शेख साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे गुफ्तगू का। और आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस थे, 2 लोगों की जाने की, जो कि अफसोसनाक है, लेकिन इंतज़ामात की अगर हम बात करें तो इंतज़ामात इस लिहाज से बड़े अच्छे किए गए थे कि कल जो धींगा मुश्ती देखने में आई, उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया गया। लेकिन एक चीज़ है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है, वो क्या है? वो कोरोना का तेज़ी से फैलता हुआ वो असर है जिसमें हम लिपटे चले जा रहे हैं, और फिर हम एहतियात नहीं कर रहे, और फिर हम एंड पे क्या करते हैं जी कि हुकूमत की तरफ से अच्छे इक़दामात नहीं किए गए। कोई भी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, वो कंट्रोल करने में नाकाम है। ऐसे इल्ज़ामात सिर्फ हम अपनी दिल तसल्ली के लिए, दिल जोई के लिए देते हैं या कहते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि वो सिंध हुकूमत हो जाए या वफाकी हुकूमत हो जाए, पंजाब की हुकूमत हो जाए, वो हर तरीके से अमल दरामद करवाने की कोशिश करिए, लेकिन ना अहली हमारी है कि हम खुद अमल दरामद नहीं करते। जब मैं सिंध की बात करूँ तो ख़ासतौर पर कराची आबादी के लिहाज से बड़ा शहर है, यहाँ पर कोरोना तेज़ी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। मस्बत केसेस की शरह मुल्क के दीगर शहरों की निस्बत कई गुना ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे में हालिया जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो कितनी मददगार साबित होंगी, और वायरस के फैलाव की असल वजह आ क्या रही है सामने? क्या लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, या फिर यही वजह है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे हैं और अब जो है खौफ ख़त्म हो गया है दिल से, या अब ये समझ रहे हैं कि अच्छा एक दफ़ा तो पाबंदियाँ हट गई थी तो इसका मतलब है कोरोना ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बार बार ये कहा गया था, असद उमर ने भी ये बयान दिया था कि जून जुलाई में हमें जो है चौथी वेव का सामना करना पड़ सकता है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कासिम साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ईद की जो छुट्टियाँ थी, लोगों ने खुल के इसमें जो है ना खिलाफ वर्जी किया, जो हमने पाबंदियाँ लगाई, जो SOPs बताई कि अच्छा SOPs ये हैं, इस पर अमल करना है, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कराची में मस्बत केसेस की शरह के हवाले से अगर मैं जानना चाहूँ तो प्लीज़ मुझे बताएगा कि आपकी इत्तलात के मुताबिक क्या इस वक्त ट्रांसमिशन रेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक अनशुएब बिल्कुल कराची में आज की तो रिपोर्ट मेरे ख्याल से 23+ हैं परसेंटेज वाइज। हम पॉजिटिविटी रेट पे खड़े हैं, जो आपको और हमें खुद पता है कि ये हालात बहुत ख़तरनाक हद तक जा रहे हैं, और लोगों ने भी जो है वो आपकी बात बड़ी हद तक वज़न वाली है कि लोग इसको अब उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे। हमें जो परेशानी इस बात की आ रही है वो ये आ रही है कि हम एक्सपेंसिव मॉडल पे जो है ना वो सोच रहे हैं। एक्सपेंसिव मॉडल क्या है कि सरकारें, लोग जो हैं वही सोचते हैं कि सरकारी अस्पतालें बेहतर कर लेंगी, अस्पतालों में जो है ना वो कोविड कंट्रोल हो जाएगा,
हम वेंट्स के बेड बढ़ा रहे हैं, हम एचडीयूज के बेड बढ़ा रहे हैं, हम ऑक्सीजन फ्लो को बेहतर कर रहे हैं और ज़्यादा अस्पतालों में ऑक्सीजन जो है वो लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महंगा तरीन वायरस कंट्रोल का मैकेनिज्म है। और आप ये सोचें कि अगर ऐसा मुमकिन होता तो दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो है वो इसको कंट्रोल कर चुके होते। मेरा ये ख्याल है कि जो सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीन अगर कंट्रोल वायरस का हो सकता है वो है कि आप SOPs पे फॉलो करें। एक सिंपल सा मास्क 5-10 रुपए का जो भी है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट अब जो है वो ये है कि हम अपने आप को वैक्सीन करवाएं और अपनी फैमिली को, अपने अहबाब को, जितने लोग हैं सबको वैक्सीनेट करवाएं। तो इसके अलावा हमारे पास कासिम साहब, ज़ाहिर है इसके अलावा और कोई हल नहीं है, इसके अलावा कोई हल नहीं है, बिकॉज हमें एहतियात करनी होगी और उसके साथ वैक्सीनेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राग़िब करना होगा। लेकिन मुझे सर ये बताइएगा कि जब बात हम कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स को हम मज़ीद फैसिलिटीज़ दे रहे हैं गवर्नमेंट की सतह पर, तो हमने वेव 1 में देखा जिस तरह NDMA ने सपोर्ट किया था हर सूबे को और हर अस्पताल को तकरीबन, जहाँ पर बेड्स बढ़ाए गए थे, जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर की गई थी। एट दिस पॉइंट इस वेव में भी क्या ऐसा ही हो रहा है? NDMA की तरफ से सिंध हुकूमत को सपोर्ट की जा रही है गवर्नमेंट की? जी प्लीज शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, NDMA की तरफ से हमें सपोर्ट मिली है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, हमें इमरजेंसी में कुछ वेंटिलेटर्स में इजाफा चाहिए था, वो NDMA ने हमें सपोर्ट किया है। हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स कुछ जगहों पर रिक्वायर्ड थे, वो उन्होंने सपोर्ट किया है। और हमें बाईपैप और जो आलात चाहिए थे वो भी उन्होंने सपोर्ट किए हैं। वी रियली थैंक कासिम साहब, सिर्फ इस वेव में सिर्फ इस वेव में कितने बेड्स मजीद ऐड किए गए हैं? हमारा हेल्थ सिस्टम कितना बेहतर हुआ? सिर्फ इस वेव में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है? सर देखें, तकरीबन हम 150 के करीब जो है वो बेड का इजाफा कर चुके हैं। अब ये सोचें शोभ भाई, मैं हमेशा अपने सारे दोस्तों को, सबको यहाँ, जब आज मैं उमरकोट में हूँ तो इधर मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में भी जो है वो हम जब अगर जाते हैं थर में भी, तो हम एक ही बात लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि देखें, आपका 5 रुपए या 10 रुपए का एहतियात मास्क के थ्रू या सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू हमें या सरकार को या आपके अपने रिसोर्सेज को, तकरीबन कोई एक मरीज अगर अस्पताल में आता है तो उसको 40-45 हज़ार रुपए एवरेज कास्ट है। कोई वेंटिलेटर पे जाता है तो लाखों में कास्ट आती है। तो ये तमाम कास्ट जो है वो हम सेव कर, ये हमें कहाँ से पैसा मिलता है? ये पैसा आप लोगों का है, आपके टैक्स का पैसा है जो हम किसी डेवलपमेंट स्कीम में लगाएं, कोई और जो हम प्राइमरी हेल्थ केयर पे, हाँ हम प्राइमरी हेल्थ केयर पे ज्यादा खर्चा करें, जो एसेंशियल्स हैं उस पे ज्यादा खर्चा करें, हम वाटर सप्लाई पे खर्चा करें। लेकिन ज़ाहिर है फोकस हमें यहाँ करना पड़ रहा है, हमें पैसा यहाँ पर लगाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल्स को बेहतर करना पड़ रहा है। लेकिन सर एट द सेम टाइम कासिम साहब, अगर आप ये शेयर कर सकें लोगों के जानने के लिए कि इस वक्त कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पे बहुत से अस्पताल हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट जो कि कोरोना को डील कर रहे हैं, इस वक्त कितने फीसद बेड्स कोविड के पेशेंट से ऑक्यूपाइड हैं? अभी जो हमने ऐड किए हैं उसको छोड़कर जो मोरलेस आपके वेंटिलेटर्स जो है ना वो एट पार आ चुके हैं। जो वेंटिलेटर्स और HDUs जो हैं वो अब आप ये सोचें कि हम सर इस वक्त भी तकरीबन, अब तो कल की तो मुझे नहीं पता, मैं इधर इस तरफ आया हुआ था, लेकिन परसों जो है वो तकरीबन 110-115 के करीब लोग जो हैं वो एक दिन में हॉस्पिटलाइज हुए हैं। अब आप सोचें अगर खुदा ना खास्ता ये टेंडेंसी, ये ट्रेंड जो है ना वो हर रोज चलता है तो हमारे पास तो अब अगले 2-3 दिन के बाद तो बैठ ही नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो जिस बात पे एहतियात और फोकस करने की जरूरत है, अब ज़ाहिर है ईद के दिनों में जो जिस तरह की मोबिलिटी खुली हुई थी और लोगों ने जिस तरह से उसको मजीद से वायोलेट किया है, ये बहुत तशवीशनाक बात आपने कर दी है। प्लीज जरा मैं चाहूंगा नाज़रीन को ये बताएं ताकि हम समझ सकें कि वाकई सिचुएशन अंडर कंट्रोल अब नहीं रहेगी 2 दिन बाद, कि अगर यही सिचुएशन रही, पॉजिटिविटी रेशियो यही रहा, इसी तरह पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में जाते रहे तो 2 दिन बाद हॉस्पिटल्स में जगह खत्म हो जाएगी। हमारे सरकारी अस्पतालों में सर यही हाल है कि हम इसीलिए तो हमने आपसे मैंने आपको बताया कि हम बेड्स बढ़ा रहे हैं, हम ये जो एक्सपेंसिव तरीन मेजर है हम वो ले रहे हैं, लेकिन जो सबसे आसान, जो स्प्रेड करने का सबसे आसान तरीका है, मास्क पहने, हम अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस रखें और इंडोर फैसिलिटी जहां इंडोर आपकी बिल्कुल ये एहतियात की बात आप करें कासिम साहब, लेकिन ये जो 23-24% इस वक्त पॉजिटिविटी रेशो है, इसमें भारतीय वेरिएंट का कितना शेयर है?
सर ये 100% इस वक्त आपके पास भारतीय वेरिएंट है, डोमिनेंट है आपकी। मोरल जितने केसेस सीक्वेंसिंग जांच भी हो रही है वो हमारी प्राइवेट अस्पतालों में हमने करवाई है, हमारे अपने सेंटर्स हैं वो किया उसमें की है, और हर जगह पर यही है सर। तो प्लस 90% ये हालात देखते हुए क्या सिंध हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाने का सोच रही है? बिल्कुल सर, हमने ये देखें, हमने अभी जो कल परसों जो हमने मेजर आज से जिसकी शुरुआत होगी कि हम दोबारा से उस जगह पर जा रहे हैं। मैंने आपको याद है हम आपके प्रोग्राम में बैठ के हमने ये डिस्कस किया था कि हमें जो है वो सिंपल एहतियात से हम इन चीजों से बचेंगे कि हमारे रोज किसी दिन लॉकडाउन पे जाए, किसी दिन मुल्क खोलें, लॉकडाउन पे मुल्क खोलें, तो हमें एक ही रास्ता अपनाना है, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। हम थोड़ा सा डिसिप्लिन रहेंगे, हम इन चीजों से दूर रहेंगे। अभी हम कल प्रोबेबली कल या परसों हम दोबारा से इस पे बैठेंगे और हम दोबारा वही बातें जो आप का मशवरा है कि हम इस मशवरे पे दोबारा कल रिव्यू करेंगे कि हमें किस तरह से इसको अब कंट्रोल करने के लिए क्या एक्सट्रीम मेजर कोई सीरियस स्टेप हुकूमत ले सकती है। आपकी बात से ये चीज सामने आ रही है कि हुकूमत कोई सीरियस स्टेप ले सकते हैं। कासिम साहब थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू करते। सिचुएशन कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। अगर इस वक्त की बात करें 24% पॉजिटिविटी रेशो है सिर्फ कराची का, और एट द सेम टाइम पूरे मुल्क में जो वैक्सीनेशन हो रही है वो 5,71,000 पर डे पर है। एक क्विक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, वापस आएंगे, सेगमेंट्स अभी बाकी, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। अब बात करेंगे हैंडसम कप्तान की, सुपर फिट वजीर आजम इमरान खान की, जिनकी कुछ तस्वीर हमने देखा कि वीकेंड पर सोशल मीडिया पर शेयर हुई और फिर वो जेर बहस बनी, सोशल मीडिया की जीनत बनी रही। खान साहब ने नथिया गली में पाइन का पौधा लगाकर तस्वीर जो सोशल मीडिया पर शेयर की, तो उनकी फिटनेस के बारे में शुएब खूब बात होती रही। और मुझे बड़ी ये अच्छी बात लगती है कि खान साहब इस एज में भी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरें बद से बचाए, मेरी भी नजर ना लगे, इतने फिट नजर आते हैं। अच्छा महक, वो पंजाबी में कहते हैं ना भाईजान को पाइन, तो उन्होंने पाइन का पौधा लगाया, खुद भी पाइन लग रहे हैं, तो पाइन ने जो है ना पाइन का पौधा लगाया, बड़े जबरदस्त वो सुपर फिट नजर आए हमें, और इसलिए बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। लोग वाकई कह रहे हैं कि एट दिस एज माशाल्लाह इतने फिट जब आप हों तो लोग कहते हैं कि हमें भी ऐसी अल्लाह फिटनेस दे, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और खान साहब वो मेहनत करते दिखाई देते हैं हमें, वो अक्सर नजर आते हैं, कभी ट्रेल पे जा रहे हैं, कभी किसी और ट्रैक पर जा रहे हैं, वो अपना ट्रैक सूट पहना हुआ है और वो एक्टिवली एट द अर्ली मॉर्निंग हमें नजर आते हैं वो। और इस वक्त भी जो हमें तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हमने ब्रेक पर जाने से पहले इंट्रो में आपको एडिटेड पिक्चर दिखाई थी जिसमें वो ताबूत में कील ठोकने की बात हमारे अजहर साहब ने की थी, वो एडिटेड थी। दिस इज द रियल वन, पौधा लगाया, पानी दिया, ये नहीं है। हाँ, ये पाइन की असली तस्वीर है, और ये पाइन बड़े प्यारे लग रहे हैं, इसमें खुश भी लग रहे हैं और बड़े रिलैक्स भी लग रहे हैं, और ये वीकेंड की तस्वीर है तो आप देखेंगे। पहली बार नहीं है महक, ये पहली बार नहीं है, हमें अक्सर नजर आते हैं वो इस तरह जब पौधा कहीं लगा रहे होते हैं, बिकॉज जब बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की हम बात करते हैं, उसके बाद भी किस तरह से इसको प्रोजेक्शन देनी है, किस तरह से रागिब करना है लोगों को कि आप भी अपना हिस्सा डालें इस कार्य खैर में। कहूँ ये बुनियादी तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए हमने इस मुल्क को सब्ज़ो शादाब अगर करना है तो एक पौधा नहीं बेशुमार पौधे लगाने होंगे। लेकिन चले अगर बहैसियत शहरी आप एक पौधा भी लगा देते तो आप कुछ ना कुछ अपनी जिम्मेदारी जो है अदा कर देते हैं, क्योंकि वो आज का लगाया गया एक पौधा ना जाने कल आपकी जो नस्ल दर नस्ल जो चीज़ चलती आएगी वो उसके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो जनाब आगे बढ़ते हैं हम और ज़रा ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल की एक और उम्मीद जो है वो दम तोड़ गई है। वैसे तो जब भी हम खेल की बातें करते हैं ना पाकिस्तान के हवाले से कि खेल के मैदान की, सिर्फ क्रिकेट के हवाले से कभी कभी अच्छी खबर आती है, वैसे तो मुझे तो नहीं लगता कि हम और किसी चीज़ में इतने आ गए। पाकिस्तानी वेट लिफ्टर तलहा तालिब 67 किलोग्राम कैटेगरी में 5वें नंबर पर रहे और मेडल्स की दौड़ में 6 गोल्ड मेडल के साथ चीन पहले नंबर पर हमें नजर आया। अब आप देखें कि वेट लिफ्टिंग में पाकिस्तान का कभी एक नाम होता था, लेकिन आज चाइना हमसे आगे। इब्तदाई दुरूस के दौरान कोई पाकिस्तानी जो है वो मेडल हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। ये बताता है कि खेल के मैदान में हमारी कारकर्दगी क्या है। जबकि जब हम बात करें शुएब कप्तान की, तो खान साहब खुद जो हैं वो मतलब क्रिकेटर रह चुके हैं और वो हमेशा से खेल की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ बात करने से नहीं, अमली तौर पर हमारे न्यू टैलेंट को प्लेटफॉर्म देने की भी बड़ी ज़रूरत है। एक और खेल की बात है,
इदारों का बड़ा अहम रोल होता है महक, इसमें इदारों का बड़ा अहम रोल होता है, बिकॉज अगर आप कहेंगे टैलेंट, तो टैलेंट की कमी पाकिस्तान में नहीं है, वी डू हैव दैट टैलेंट, लेकिन उसको ढूंढना, उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म देना, उसको वो एनवायरनमेंट फराहम करना कि वो अच्छी ट्रेनिंग कर सके, फिर वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए जा सके, इसका फुकदान हमें नजर आता है। लेकिन श्रेब देखिए, आज ढूंढना भी मुश्किल नहीं है, सोशल मीडिया पे हमें हर तरह की चीज़ें जो हैं मिल जाती हैं, तो हमारा वो टैलेंट जो कि हमें सोशल मीडिया पे अपनी मदद आप के तहत अपने टैलेंट को प्रमोट करता नजर आता है, तो फिर क्यों नहीं हम कोई प्लेटफॉर्म दे पाते, क्यों हम इसमें नाकाम है, ये एक सवाल। और जब इस सवाल का जवाब मांगा जाता है तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं होता। एक और खेल की हम बात करते हैं, क्रिकेट की। कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल 11 खिलाड़ी जो हैं वो लाहौर से वेस्ट इंडीज़ रवाना हो गए हैं और बारबाडोस में एक दिन आइसोलेशन में गुजारा जाएगा। उसके बाद 28 जुलाई से ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की T20 सीरीज़ रीशेड्यूल कर दी गई है। 5 के बजाय अब कितने मैचेस होंगे? 4। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ के दौरान वेस्ट इंडियन स्क्वाड के एक रुकन का जो कोरोना टेस्ट है वो मस्बत आने पर इस सीरीज़ को रीशेड्यूल किया गया है और अब 4 हमारे जो हैं वो मैचेस देखेंगे। जनाब आगे बढ़ते हैं। जनाब अब जरा उस वाक़े की बात कर लेते हैं जिसने हर किसी को हिला दी। वैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि एक वाक़या है, ये बहुत सारे वाक़यात हैं श्रेब, और ये पिछले दिनों में कुछ ऐसा था कि ठीक है हम ईद की खुशियाँ तो मना रहे थे, गुजार रहे थे, लेकिन जब जब हम टीवी लगा रहे थे, जब जब हम कोई भी चैनल स्विच कर रहे थे, तो ये जब खबर आती थी या फिर कुरातुलैन केस की या साइमा केस की कोई भी खबर आती थी ना, तो दिल दहल जाता था। और फिर सोशल मीडिया पे लोग ऐसी बातें करने लगे, क्या हमारी ज़िंदगी का इख्तिताम एक हैशटैग से होगा, या जो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाती है, या उन लोगों की बात की जाती है जिनका माइंड इतना क्रिमिनल है, आखिर इस मुआशरे में उनकी रोकथाम कैसे होगी? एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी बात जिसने हर किसी को दुख में, गम में मुब्तला किया। जिस किसी ने भी इस वाक़े पर बात की, या इससे मुतालिक बात करने की कोशिश की, या इससे मुतालिक पढ़ा सुना, सबके दिल कांप गए कि एक पढ़ा लिखा शख्स या एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स कि इतना बेलगाम है कि उससे मुआशरे का कोई खौफ नहीं है। पिछले दिनों इस्लामाबाद में दिल दहला देने वाले जिस वाक़े की मैं बात करी हूँ, मनासिर देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। इस्लामाबाद में साबिक सफारतकार की साहिबजादी जो हैं नूर मुकद्दम, उन्हें मौत की नींद ऐसे सुलाया गया कि जब जब ये कहानी सामने आती है और हम पढ़ते हैं ना, तो एक सेकंड के लिए हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें देखने में भी आती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला है कि नूर मुकद्दम की मौत जो है वो दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से हुई है। मकतूला का सर उनके धड़ से जुदा किया गया, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं और चाकू के गहरे जख्म भी पाए गए हैं। नूर ने जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगाई और जो मुलजिम है ज़ाहिर जाफ़र, उसने बालों से उसको घसीटते हुए वापस कमरे में लेके गया और फिर जो है उनको कत्ल किया, उनका मर्डर किया। और जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि नूर मुकद्दम जो है वो चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। अब इसको हम अपने मुआशरे की बेहिसी कहें, या हम ये कहें कि ये एक ऐसा अलमिया है जो कि जन्म लेने के बाद पनपता चला जा रहा है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं है, तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या वाकई हम ये समझें कि हम एक महफूज मुआशरे में नहीं हैं, क्योंकि ना गार्ड आया ना कोई और। चीखों पुकार सुनकर अगर किसी ने थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश की तो गली से किसी ने 15 पर इत्तला दे दी और जनाब मुलजिम जो हैं ज़ाहिर जाफर, उनको गिरफ्तार करके अदालत में भी पेश किया जा चुका है। बिल्कुल महक, ये सारा वाकया तो आपने ज़रा शेयर किया, लेकिन ये सिर्फ एक वाकया नहीं है। ऐसे बहुत से वाकयात हमारे सामने आते हैं और आज मुझे ये कहने दीजिए कि अब वो जो बात होती है ना, चादर और चार दीवारी और लड़की को बाहर ना निकलने दो, अरे लड़की तो घर के अंदर कत्ल हो जाती है। अब तो लड़की बाहर निकलती ही नहीं है, घर के अंदर ही उसका कातिल मौजूद होता है। एट द सेम टाइम बहुत बड़ा सवाल उठता है तरबियत पर। उस लड़के की तरबियत कैसी हुई कि जिसे खौफ नहीं रहा, जिसने इस तरह से कत्ल कर दिया। जब हम बात करते हैं इस एक कत्ल की, तो ऐसे बहुत से और वाकयात हमारे सामने मौजूद हैं। इस्लामाबाद की फजा सोगवार है, यहाँ पर कल भी एहतजाज हुआ था, एहतजाज यहाँ पर हो रहे हैं, एहतजाज पूरे मुल्क में होता है। लेकिन मेरा सवाल एहतजाज करने वालों से भी है, मेरा सवाल अपने आप से भी, मेरा सवाल अपने हर सुनने वाले से है, क्या हम नहीं जानते हमारे आसपास मौजूद कई शख्स, उनकी जहनी कैफियत क्या है? क्या हम नहीं जानते कि कोई शख्स ऐसा कदम उठा सकता है? क्या हम नहीं जानते कि हमारे ही आसपास, हमारे ही मुआशरे में, हमारे ही बड़े करीब ऐसे शख्स मौजूद होते हैं जो कि ऐसा इंतहाई कदम उठा सकते हैं, वैसी बात करते हैं, लेकिन हम
जाहिर जाफर की बात करते हैं तो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन सामने है उसके मुताबिक उसने 3 से 4 दिन पहले अपने दोस्तों से यह मशवरा किया कि अगर मैं किसी का कत्ल कर देता हूं तो आया क्या पाकिस्तानी कानून मुझ पे लागू होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ का शहरी ही नहीं हूँ। लेकिन आप ये देखें कि ये चीज़ें जो हैं हमारे मुआशरे में बढ़ती चली जा रही हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें हमारे गेस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर नाइमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और इसके साथ ही साथ समाजी कारकुन जो है मारवी अवान, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बेहद शुक्रिया आप दोनों का। मारवी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, नूर मुकद्दम जैसा वाक़या हो जाए या फिर कुरातुलैन या साइमा जैसा, ये बहुत सारे वाक़यात और इस समेत बहुत रोज़ाना की बुनियादों पर आपके सामने बहुत सारी चीज़ें गुजरती होंगी, लेकिन इन वाक़यात के पीछे जो दिमाग है, जो सोच है, ये जो हमारी सोसाइटी की अब सोच बनती जा रही है, वो मुझे लगता है एक ही है कि शायद मारना वाहिद हल है, और ना फिर औरत घर में महफूज है ना बाहर महफूज है। क्या समझती हैं? हम नूर का वाक़या बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाला है, और इस तरह जब हम देख रहे होते हैं रूरल एरियाज़ में भी औरतों को कुल्हाड़ियों से किस तरह मारा जाता है, हम वहाँ पर जहालत का नाम देके उस कत्ल को हम इस तरह की एक कोशिश कर रहे होते हैं कि जहालत है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। लेकिन नूर के वाक़ये ने लोगों को ये बताया है कि ये जहालत नहीं है, ये एक ऐसी ज़हनियत है जो औरत को कमज़ोर समझ रही है, औरत से जीने का हक छीन रही है, और सिर्फ उससे जीने का हक नहीं छीन रही, उसको बहुत ही बेदर्दी से मारा जा रहा है। सिर्फ एक नहीं लेकिन बहुत सारे वाक़यात में जहाँ घरेलू तशद्दुद हमारे सामने आता है, जहाँ पर एक सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंसेस हैं, जो तशद्दुद है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और उसको मुआशरा और जिसके साथ ये जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो खुद भी उसको स्पेस दे रहा है, उसको बर्दाश्त कर रहा है, और वो बढ़ते बढ़ते वो इतना मेजर क्राइम बढ़ रहा है, हो जाता है कि उससे किसी की जान चली जाती है, और वहाँ किसी कोई और नहीं है, हर तरफ औरत ही है। हम देख रहे हैं कि औरतें हैं, बिल्कुल, आप ये बात दुरुस्त है, हो औरत के साथ चाहे वो दोस्त माँ, की शक्ल में बहन, हो, बीवी, बेटी हो, औरत के साथ है। हमारे भी साथ रहेगा, डॉक्टर नईमा भी साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ कि अक्सर जो वाकयात हो रहे हैं उसमें बुनियादी वजह एक इनकार है? जब लड़की इनकार करती है, जब लड़की इनकार करे शादी से, तो उसके बाद हमें ऐसे वाकयात ज्यादा नजर आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मौजू पर जो है वो दावत कलाम दी। देखें, आपने बात की इनकार की, इन तमाम केसेस में मैं सिर्फ अभी ये नूर मुकद्दम का केस तो जो अपनी नौयत में इतना शदीद था इसलिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, लेकिन पिछले पूरे आप वीक में देखिए मुतवातिर ऐसे वाक़यात हुए। हैदराबाद में एनी बुलिदी का कत्ल हुआ, वो उसका हस्बैंड था, ठीक है। यहाँ इनकार को तो आप नजर ही नहीं आ रहा कि आप इनकार पे ऐसा कुछ हुआ है। असल में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की बात है, और जो मैं कहते हैं एक जब तक मतलब मैं समझती हूँ कि आपके आसपास जो मर्द हैं जिनसे रिश्ता है आपका किसी भी नौयत का, अभी हम किसी डेप्थ में नहीं जाएंगे कि रिश्ते की नौयत पे हम बात करें, ठीक है, वहाँ जब तक उसको गुस्सा नहीं आ रहा या वो उसका लेवल वो नहीं गया, जब तक औरत महफूज है, और जैसे ही जो है वो गुस्से में आता है या उस औरत के साथ जो है वो उसकी कोई किसी भी किस्म की जो उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात होती है या मर्जी के खिलाफ नहीं भी होती, जब भी जो है वो गुस्से में जब तक नहीं आ रहा जब तक औरत महफूज है, सही, वरना जो है वो औरत बेहद गैर महफूज है। आप नूर मुकद्दम के केस में देख लीजिए, यहाँ पे जो भी हकाइक हैं, अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन इससे पहले हैदराबाद में लगातार कैसे केसेस हुए, वहाँ जो है वो तो उसका हस्बैंड था, उसके बच्चे थे, और वो जो तफसीलात सामने आती हैं तो मुझे तो नूर मुकद्दम और एनी बुलिदी के केस में कोई फर्क महसूस नहीं होता, सिवाय इसके कि एक जगह पर जो है वो एक रिलेशनशिप का था और एक जगह जो है वो हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन वाकई की नौयत में कोई फर्क नहीं है। तमाम तर जो है वो हम मुख्तलिफ जावियों से जो है वो इन वाकयात को हम जो है वो लेकिन डॉक्टर साहिबा इनकी बयान कर सकते हैं। इसमें अगर हम ये सवाल उठाएं कि जिम्मेदार कौन, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि वालिदैन जिम्मेदार हैं? उन वालिदैन को देखें, वालिदैन मुआशरा जिगर है, मुआशरा बिल्कुल मुआशरा जिम्मेदार है। ओवरऑल वायलेंट मुआशरा हो चुका है। हम पहले ये पढ़ते थे, फिर हम लिखते थे, अब हम देख रहे हैं कि हम बहुत तेजी के साथ तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। मैं तरबियत पर सवाल इसलिए उठाना चाहता हूं क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि वालिदैन ये जानते ना हो कि वो जो उनका लख्ते जिगर है वो किस सोच का हामिल है।
माँ और कितना बाप violent जानते हैं, अगर वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो उसकी छोटी छोटी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं, तो वो गलती के मुर्तकिब हैं, असल मुजरिम वो हैं। ऑब्वियसली आप ये बताइए कि आपका बच्चा या आपके घर में रहने वाला कोई भी फर्द, आपका बहन भाई कोई भी, आपको क्या उसकी नेचर के मुताबिक पता नहीं होगा? उसके बावजूद जो है हम ऐसे अपने घर जो अफराद होते हैं, जो हमारे करीबी होते हैं, हम छुपाते हैं, हम पर्दा डालते हैं, हम बताते नहीं है उनकी गलतियों को, उनके जराइम को, उनके गुनाहों को पर्दा डालते हैं। मैंने तो यहाँ पे ये भी देखा है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कातिल विक्ट्री का निशान बनाते हैं, रेपिस्ट जो है उनकी फैमिलीज कहती है कि ये तो ये कर ही नहीं सकता, जबकि पता है कि वो ऐसा कर सकता है। तो उसमें सबसे बड़े सहूलतकार वालिदैन, बीवी है तो बीवी, बहन भाई है तो बहन भाई, रिश्तेदार होते हैं कि हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, हालांकि सबसे ज्यादा और सबसे करीबी जानने वाले फैमिली होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, सोशलाइजेशन होती है। और डॉक्टर साहब अगर हम ये स्पेशली दो केसेस की बात करें ना, कुरतुलैन वाली और नूर वाली, तो इसमें वालिदैन का जो सपोर्ट था ना वो काफी ज्यादा था। और स्पेशली हैदराबाद का जो ये केस था, हमने देखा कि उसके वालिद साहब का तो ये बयान था कि आप जितने मर्जी FIR करा लें, यानी जितने मर्जी वो लोगों को मार दे, मैं अपने बेटे के पीछे खड़ा हुआ हूँ। मारवी, आप मुझे बताएं, जैसा कि डॉक्टर साहिबा भी कह रही हैं कि जब तक मर्द को गुस्सा नहीं आता तो हम क्या समझे, अब हमारे मुआशरे का ये अलमिया बन गया कि औरत मर्द के एक गुस्से की मार है सिर्फ। हम यही देख रहे हैं कि औरत को बहुत ज्यादा कमजोर समझा जा रहा है। और यहाँ मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि दोनों की नौयत एक जैसी है। जिस तरह से नूर के जिस्म से उसके सर को उसके तन से जुदा किया गया है, ये बहुत बहुत ज्यादा वायलेंट एक्ट है। ये इसके लिए एक सोच, एक इंसानी सोच, किस तरीके से एक बच्ची का पूरा सर अलग कर देगी, उसको दूसरे कमरे के तरफ फेंक देगी, ये जो चीज है कि हमें बता रही है। मारवी, यकीन जानिए ये जो बात आप कर रही है ना, ये सुनना बड़ा मुश्किल है। ये जो बात बार-बार हम इस वक्त स्क्रीन पर कर रहे हैं, वाकई सुनना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज आप यकीन करें, मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं वो इमेजिन नहीं कर सकता। मैं वाकई एग्जैक्टली बहुत मुश्किल है, सुनने वालों के लिए भी बहुत तकलीफ है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एक्ट उसकी जानिब से हुआ है ज़ाहिर जाफर की तरफ से। Why I am again and again talking about the parents, बिकॉज अगर आप इन डिफरेंट केसेस की बात भी करें, अगर एक जगह हमें पेरेंट्स नजर आते हैं बच्चे को सपोर्ट करते हुए, तो मारवी दूसरी जानब हम ये भी देखते हैं कि वो औरत जुल्म इसलिए बर्दाश्त करती रही कि उसके पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। वो अपने शौहर से मार इसलिए खाती रही क्योंकि जब वो घर आती है बताती है तो वो कहते हैं वापस जाओ, घर बसाओ। ये जो पेरेंट्स एक जगह एक गलत इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी जगह वही पेरेंट्स अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं कर रहे, शादी कर दी लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहे, बेटी की बात नहीं सुन रहे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तलाक को एक धब्बा समझा जा रहा है और वो धब्बा औरत के ही दामन पे लग रहा है। इसका कैरेक्टर खराब होगा, ये घर नहीं बसाना चाह रही होगी। हमने इतना ज्यादा बोझ के तले औरत को दबा दिया है कि वो इस तरह के रिश्तों से ना खुद निकलने की हिम्मत करती हैं, ना घर वाले, क्योंकि घर वाले भी उस धब्बे के नीचे आते हैं। यहाँ पर एज ए सोसाइटी भी हमें समझने की जरूरत है और कानून डोमेस्टिक वायलेंस के जो क्रिमिनल्स हैं उनको सजा नहीं मिलती, विक्ट्री के निशान बना रहे हैं, निकल जाते हैं, उनको ये भरोसा है कि आप इससे एग्री करती हैं? ये जो बात हो रही है कि जस्टिस नहीं होता, यही एक रीजन बनती है। देखिए, बुनियादी तौर पर जुर्म दोस्त माशरा है हमारा। हम विक्टिम के साथ नॉर्मलाइज किया जा रहा है। हम विक्टिम के साथ हम साथ नहीं देते, बल्कि विक्टिम के अंदर तलाश करते हैं कि इसकी कौन सी गलती होगी जिसकी बिना पर ये विक्टिम बना या बनी। ठीक है, और हम जो है वो जुर्म को और मुजरिम को जो है वो सपोर्ट करते हैं। हमारी सिंपैथीज जो है वो मुजरिम के साथ होती हैं। इसके अलावा जहां तक बात रही, मेरा पॉइंट था अभी मारवी साहिबा जो फरमा रही थी, देखिए मसला ये है कि हम किसी भी तशद्दुद को कम या ज्यादा नहीं कह सकते, बाकी की नौयत में फर्क है। देखिए सिंपली मेरी किसी के साथ, मैं एक क्रिमिनोलॉजिस्ट हूँ, मेरी एक न्यूट्रल व्यू है कि जो कुछ दूर मुकद्दम के साथ हुआ वो किसी नॉर्मल इंसान का अमल नहीं हो सकता। वो यकीनन एक साइकोपैथ है, लेकिन साइकोपैथ को उसके पेरेंट्स ने, उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके दोस्त हैं, जो उसके अहबाब हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, ना कि उसको जो है वो कंट्रोल में रखा जाता, उसको अंडर ट्रीटमेंट रखा जाता।
बिल्कुल, अमल दोस्त जो कुछ हमें नजर आता है वो कोई भी किसी नॉर्मल इंसान का किया हुआ अमल नहीं है। और दोस्त जो हैं वो शायद, जैसे पेरेंट्स की हम बात करें, ऐसे दोस्त भी शायद एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन दोनों केसेस में हमने देखा कि वहाँ पे वालिदैन भी सपोर्ट कर रहे हैं इन क्रिमिनल को और दोस्त भी उनके बिल्कुल साथ ही खड़े हैं। और फिर जब बयानात की बात आ जाती है तो फिर सजा का खौफ नहीं है और खत्म हो गई है। बिल्कुल ऐसे है कि हमारे दिलों में से खौफ शायद खत्म हो गया कि अब कोई पकड़ में आएगा या अब कोई हमें पकड़ेगा। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे थी, मारवी आप हमारे साथ मौजूद थी। और ये वो चीज़ है, ये वो टॉपिक है या हमारे मुआशरे का वो अलमिया जिस पे जितनी बात की जाए कम है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कराची के साहिल पर फंसे माल बरदार बहरी जहाज की। हैंग टैंक 77 को कराची के साहिल पर फंसे कई रोज बीत गए हैं और माल बरदार जहाज हैंग टैंक को रेस्क्यू करने की अब तरकीबें सोची जा रही हैं। पाक बहरिया और केपीटी का अमला समंदरी हुदूद में निगरानी कर रहा है। मतवक्के ऑयल स्पेल के खतरे से निपटने के लिए साहिल को हमवार करके रेत की रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। जहाज जो है वो रेत में धंसना शुरू हो गया है और दाईं तरफ झुक गया है। रेस्क्यू में ताखीर मजीद मुश्किलात पैदा कर सकती है। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारी नुमाइंदे शाहनवाज अली ने। जी शाहनवाज, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जितनी ताख़ीर की जाएगी ये जहाज़ उतना ही दस्ता चला जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने यही रिपोर्ट किया था, लेकिन आज ये छठा रोज़ है इस जहाज़ को फंसे हुए। तो आज एक पेशरफ्त सामने आई है कि जो बैरुल मुल्क से टग बोट्स आनी थी वो इस वक्त बंदरगाह पर पहुंच गई हैं और आज मुमकिन तौर पर रेस्क्यू का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। 6 रोज़ तक ये जहाज़ यहीं पर मौजूद रहा था। यहाँ पर जो KPT के हुक्काम हैं और उसके अलावा नेवी के हुक्काम हैं वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इस जहाज़ को निकाला जा सके। यहाँ पर रात भर जो है मिट्टी जो डाली गई है और जो जहाज़ है उसके करीब पैसेज बनाया गया है। मुमकिन तौर पर यह किया जाएगा कि इस जहाज़ को ऑफलोड किया जाएगा, उसके बाद टग बोट्स के जरिए खींचा जाएगा। इसीलिए जो है रात भर यहाँ पर काम चला है। इस वक्त भी अगर आप मेरे पीछे नज़र अगर आपको आ रहा होगा तो देख सकते होंगे कि यहाँ पर नेवी काम मौजूद है, KPT के काम मौजूद हैं और हैवी मशीनरी मौजूद है जो मट्टी उठा रही है और जहाज़ के करीब जितना एरिया है वहाँ से पानी खुश करके पैसेज बनाया जा रहा है। इस वक्त नज़र आ रहा होगा आपको कि मट्टी खासी मिकदार में डाली जा चुकी है, लेकिन बाकायदा जो ऑपरेशन का आगाज है जो ज़राए बताते हैं कि वो आज से शुरू किया जाए। शाहनवाज, ये काम तो इस वक्त हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वालों का एक रवैया होता है, यहाँ बाइक भी स्लिप हो जाए तो देखने के लिए हज़ारों का मजमा होता है। क्या यहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल ही है? बिल्कुल आपने सही कहा। इब्तिदाई जो चंद रोज़ थे जिसमें ईद के दिन भी शामिल थे, छुट्टी के दिन थे, तो बड़ी तादाद में शहरी इसको जहाज़ को देखने यहाँ पर आ रहे थे। उसके बाद मीडिया भी यहाँ पर मौजूद था। तो जो नेवी और जो पुलिस हुक्काम है उनकी जानिब से एक हिकमत अमली बनाई गई है और पैरामीटर सेट कर दिए गए हैं। जिस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर मीडिया को इजाज़त है, इसके बाद जो रोड तक जो आम शहरी हैं वो आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद किसी और शहरी को जाने की या मीडिया को जाने की भी इजाज़त नहीं है। बड़ी तादाद में लोग देखने आ रहे हैं और चाहते हैं कि इतना बड़ा जहाज उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कभी नहीं देखा होगा, तो बड़ी शहरी आते हैं। एक बच्चे से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमने तो इतना बड़ा जहाज कभी देखा ही नहीं और इसी वजह से हम यहाँ पर आए थे, लेकिन पुलिस वालों ने हमें रोक लिया। तो खासी बड़ी तादाद में शहरी आ रहे हैं और देखना चाह रहे हैं इस जहाज को और फिर महसूस भी हो रहे हैं ना, और अब तरीके जो ढूंढे जा रहे हैं। अच्छा शाहनवाज, अगर हम बात करें समंदरी लहरों की तो समंदर का बहाव भी इस वक्त हमें काफ़ी तेज़ नज़र आ रहा है और यही वजह है कि शायद जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बहाव जितना ज़्यादा तेज़ होगा इस जहाज़ के लिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर पानी इस कदर ज़्यादा आ जाता है कि जहाज़ निकालने में आसानी हो सकती है, लेकिन अगर बहाव कम होगा तो जहाज़ के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। और जैसा कि इब्तिदा में मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा लेट होगा ये ज़मीन के अंदर धंसता चला जाएगा, क्योंकि जब पानी आता है तो अपने साथ मट्टी वापस ले जाता है। तो ये जहाज़ अब तो जो हमें पता चला था कि 5 फीट अंदर दब चुका है, लेकिन अब जितना ज़्यादा बहाव होगा ये पानी से बाहर निकाला जा सकता है। और गुज़िश्ता रात भी इसी बात का इंतजार किया जा रहा था कि अगर पानी तेज वाकया माजी में इस साहिल पर पेश आया है? जी, इसके हवाले से तो मुख्तलिफ जहाज़ हैं जिस तरीके से फंस चुके हैं और उनको टग बोट्स के ज़रिए निकाला जाता है, लेकिन अब तक यहाँ पर टग बोट्स इस्तेमाल नहीं की गई है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंदर आ चुका है। इतना ज़्यादा अंदर आने का वाक़या ये शायद अपनी नौयत का पहला वाक़या होगा कि जो इतना ज़्यादा अंदर आ चुका है। और सबसे हैरानी बात है कि ये इतना अंदर आ कैसे गया, तो इस पर भी कुछ शुबहात हैं जिस पर KPT को काम कहते हैं कि जब इसको निकाल लिया जाएगा इसके बारे में तहकीकात की जाएगी। कल हमने देखा कि एक फ़ॉरेन डेलीगेट्स आया था, उसने जहाज़ के अमले से मुलाकात की थी
और इस जहाज़ के जो माल है वो उस हवाले से खासे वो सवाल सामने आ रहे हैं। कोई हमें वाज़े तौर पर बताने को तैयार नहीं, सिर्फ इतना बताया गया है कि कोई ऐसी चीज़ इस जहाज़ में मौजूद नहीं जिससे समंदर को खतरा हो, लेकिन इस जहाज़ में है क्या, ये भी एक मुअम्मा बना हुआ है। ठीक है शाहनवाज, ये सवाल तो हल तलब है, ये सवाल तो हल तलब है महक के ये मालूम ही नहीं है कि इस जहाज में क्या है। जी शाहनवाज, अगर सुन पा रहे तो मैं चाहूंगी कि आप शुएब को बता सके कि आपकी इत्तलात के मुताबिक अभी तक आपको क्या पता चला कि इसमें क्या है। देखिए, हमने बहुत कोशिश की है मालूम करने की, तो हमें सिर्फ इतना पता चल सका है कि इस कंटेनर्स के अंदर कुछ प्लास्टिक्स के सामान है, लेकिन फ्लेमेबल और पेस्टिसाइड और ये दीगर ऑयल का जो ख़तरा होता है वो इस जहाज़ के अंदर मौजूद नहीं है। सिर्फ 118 टन इसका जो फ्यूल होता है अपना जहाज़ का, वो ख़तरे का बाइस बन सकता है। इसी वजह से जो ऑयल स्पिल ना हो जाए, तो यहाँ पर एक बूम भी लगाई गई थी PMSA की जानिब से, वो भी यहाँ पर जो है कोशिश लिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि लगी हुई हैं बूम्स, तो और कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये बहुत अहम सवाल है कि इस जहाज में है क्या। KPD हुकाम बताने से कासिर है, PMSA बताने से कासिर है, और हमने कई बार नेवी से भी पूछा है तो उन्होंने इसका बात का हमें जवाब नहीं दिया है। ठीक है शाहनवाज, बेहद शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे और उम्मीद है कि अब जो काम किया उसमें कामयाबी भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, जब हम कामयाबी की बात करते हैं तो बहुत सारे रास्ते होते हैं। हम कहते हैं ना, अगर आना चाहो तो बहुत रास्ते, अगर ना आना चाहो तो अगर दरवाजे खुले भी होते तब भी आना पसंद नहीं करते। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने समा को खुसूसी इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के इंग्लैंड में नाकामी पर काफ़ी हैरान कुन जवाब पेश किए। अब्दुल रज़ाक के मुताबिक इंग्लैंड की B टीम थी, इसलिए पाकिस्तान सीरीज हार गया। अगर इंग्लैंड की A टीम होती तो पाकिस्तान सीरीज जीत जाता। पाकिस्तान ने इंग्लैंड की B टीम देखकर हरीफ को काफ़ी आसान समझ लिया कि B टीम है, आसानी से हम काबू पा लेंगे, जिसकी वजह से जो ओवर कॉन्फिडेंस हमारे जो खिलाड़ी थे ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गए और वो सीरीज हार गए। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक मायानाज ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, जो आजकल खैबर पख्तूनख्वा डोमेस्टिक जो है वो टीम उसके भी कोचिंग करते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो कि आप भी बहुत बड़े ऑलराउंडर, आपका नाम अभी तक लोग सुनते हैं तो आपकी वीडियोस भी देखते हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान टीम की जो ODI सीरीज में कारकर्दगी रही, T20 में हम हारे, तो ये कैसे आप कॉम्बिनेशन की कोई कोलैप्स हुआ या कोचिंग की कोई नजरअंदाज हुआ, क्या आप कमी किधर देखते हैं ODI में जो हमारे? देखिए, हो जाता है एकदम से पूरी टीम चेंज हो जाना, ये क्रिकेट का ये भी हिस्सा है। सम टाइम बंदा, अगर मैं समझता हूँ इंग्लैंड की पूरी टीम होती तो पाकिस्तान ये वनडे सीरीज जीत जाता। तो ये अनएक्सपेक्टेड हुआ और एकदम से कोरोना हुआ और एकदम से पूरी टीम चेंज हो गई। तो ये तो माइंड सेट थोड़ा सा बंदा रिलैक्स हो जाता है कि यार कि अब हल्की टीम है ये तो, पर ये कि क्रिकेट को इजी नहीं लेना चाहिए एज ए प्रोफेशनल। पर ये कि मैं समझ बैड लक हुई है और सही तरह, जैसे पहला वनडे था तो उसमें टॉस हार गया पाकिस्तान, तो पिच जो बॉलर के लिए बड़ा अच्छा था वो मैच आपके हाथ से निकल गया, वो फिर वो प्रेशर पड़ गया, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। आपने जिस तरह कहा कि A टीम उनकी अगर होती, मुकम्मल लड़के होते तो पाकिस्तान जीत जाता है। सर, ये हमारे शायकीन को जो है वो क्रिकेटर जो देख रहे हैं समा TV पे इस वक्त, आपको उनको ये समझ नहीं लग रही कि अगर A टीम होती, वो तो ट्रोलिंग कर रहे हैं कि A टीम होती तो इनका क्या हाल होता, B टीम से हम हार गए, A से कैसे जीते? नहीं, मेरा कहने का मकसद है मेंटली तौर पे हो जाता है, प्लेयर रिलैक्स हो जाते हैं, ये एक नेचुरली चीज़ें भी होती हैं। पर ये कि एज ए प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। पर ये जब चीज़ें होती हैं, जो कोई भी प्लेयर नहीं चाहता कि वो परफॉर्म ना करे, और हर प्लेयर ग्राउंड में उतरता है परफॉर्मेंस के लिए, पर परफॉर्मेंस नहीं होती, तो यही चीज़ है, बैड लक मैं कहूँगा। और ये कि अच्छा एक्सपीरियंस हुआ पाकिस्तान के लिए कि आगे जो ICC के टूर्नामेंट आ रहे हैं और हमारे प्लेयर्स को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। जिस तरह इंग्लैंड की B टीम है और इंडिया की 2-2, 3-3 टीम है, तीनों फॉर्मेट की। रज़ाक भाई, 3 साल से जब से आप गए हैं, शायद अफरीदी गए हैं, तब से मिडल ऑर्डर का पाकिस्तान का मसला हल नहीं हो सका, एक प्लेयर ऐसा नहीं मिल सका जो आप लोगों को रिप्लेस कर सके। क्या समझते हैं किधर कमी देखी जा रही है इस बार? देखिए, कोई नहीं, पाकिस्तान में नेचुरली पोटेंशियल है और आपने देखा PSL में हर साल आपको नए चेहरे मिलते हैं, नए टैलेंटेड प्लेयर मिलते हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये भी कमी पूरी हो जाएगी। और पूरा अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड वाइड में ऐसा, ये पाकिस्तान के साथ नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखा जाए, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया के मैग्रा गए हैं, शेन वॉर्न गए हैं, पॉन्टिंग गए हैं, गिलक्रिस्ट गए हैं, तो उसकी कमी पूरी नहीं हुई। तो ये भी हिस्सा होता है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो भी टीम ICC का जो टूर्नामेंट जीतेगी, जैसे अभी वर्ल्ड कप आएगा या T20 आएगा, तो वहाँ से टीमें बनती हैं, वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है।
तो फिर आपको सारे शाहिद अफरीदी भी नज़र आएंगे, अब्दुल रज़ाक भी नज़र आएंगे। अच्छा, बिल्कुल, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक आएँ। आज़म खान और सुहेब मकसूद की वापसी हुई है। आज़म खान ने अभी डेब्यू किया। क्या समझते हैं कि आज़म खान में वो एबिलिटी है कि अब्दुल रज़ाक बन सके या शाहिद अफरीदी बन सके? उसकी सिलेक्शन ठीक हुई है? देखिए, वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर हैं, वो कीपर भी हैं, साथ हार्ड हिटर बैट्समैन भी हैं, और उन्होंने परफॉर्म किया है। उन्होंने PSL में परफॉर्म किया है और फिर डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। उस बेस पे हमें एक खला नज़र आ रहा था कि यहाँ पे हो सकता है कि ये चलें और पाकिस्तान की वो जो कमी है हार्ड हिटिंग की पूरी हो। तो ये प्लेयर का इसमें बेनिफिट है, इसमें किसी का कोई बेनिफिट नहीं है। और परफॉर्मेंस वजह से मैं मेरिट को कहा, मेरिट पे उस पर सिलेक्शन हुई है। अब परफॉर्म करना या ना करना ये प्लेयर पे डिपेंड करता है। और सुहेब ने भी PSL में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए। तो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अब वो इस तरह नहीं हो रहा कि जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है वो निगलेक्ट हो। रज़ाक भाई, वर्ल्ड कप आ रहा है अक्टूबर में UAE में, जहां पर पाकिस्तान भी तमाम पिचेस से वाकिफ़ हो चुके हैं, प्लेयर्स PSL खेला। आप समझते हैं कि पाकिस्तान फाइनल में क्वालिफाई करने की अहलियत है इस टीम के साथ, इस स्क्वाड के साथ? डेफिनेटली जितना पोटेंशियल अभी नज़र आ रहा है पाकिस्तान टीम में, अगर आप देखा जाए, अगर पाकिस्तान टीम 232 कर सकती है तो मैं समझता हूँ वो किसी भी टीम के ख़िलाफ़ बड़ा अच्छा टोल कर सकती है। पर ये कि सिचुएशन पे बड़ा डिपेंड करता है, और आजकल की T20 में टॉस बड़ा क्रूशल हो गया है। अच्छा, आखिरी चंद सवाल आते हैं। ये बताएं कि शर्जील खान और फ़खर जमान, दो ओपनर हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान और बाबर ओपनिंग पे आते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि प्रॉपर ओपनर्स को ओपनिंग पे आना चाहिए या बाबर रिजवान के साथ इनको शफल करना चाहिए? देखिए, जो टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, मैं समझता हूँ प्लेयर वही होता है जो हर नंबर पे खेल सके। और ये है कि जो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उस पर प्लेयर को पूरा होना करना चाहिए। जैसे मैं 11 नंबर पे भी खेला हूँ और मैं ओपन में मैंने की है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ प्लेयर के माइंड में नहीं होती। प्लेयर होता है वो हर नंबर पे खेल सकता है। ठीक है, सिचुएशन डिफरेंट होती है, पर जो टीम के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, टीम को जितवाने के लिए जो भी फैसला किया जाता है उसको आमीन कहना चाहिए। रज़ाक भाई, वकार यूनुस भाई पर काफ़ी तनकीद होती है, हालांकि बहुत बड़े लेजेंड हैं, काफ़ी बड़े स्टार हैं पाकिस्तान के। काफ़ी दफ़ा उन्होंने 3 मरतबा कोचिंग की है पाकिस्तान क्रिकेट की। बॉलर में हारिस रऊफ, शादाब खान, हसनैन, इनकी परफॉर्मेंस कोई अप टू द मार्क नहीं आ रही। क्या वजह क्या है? देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारा डिपेंड करता है प्लेयर्स पे। अगर प्लेयर हार्ड वर्क नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। मेरी इन सबसे ये रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे यंगस्टर प्लेयर्स हैं, वो इस लेवल पे आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। आपको रिलैक्स नहीं बैठना पड़ता, क्योंकि हर दिन आपका फिटनेस लेवल नीचे जाता है। अगर आप उसको मेंटेन नहीं रखते या उसके अबव नहीं जाते तो फिर प्रॉब्लम आती है। इस लेवल पे अगर आपके पास पोटेंशियल है तो सिर्फ एक ही चीज़ है आपको रुकावट कर रही है, वो आपकी फ़िटनेस है। अगर आपकी फ़िटनेस नहीं है तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते इंटरनेशनल लेवल पे। रज़ाक भाई, हम देखते हैं काफ़ी वीडियोस आपके बेटे की, काफ़ी अच्छी वो बैटिंग भी कर रहा होता है, तो क्या उसको अब्दुल रज़ाक जूनियर बनाने का इरादा है या कोई और अपने बैट्समैन देखा या बॉलर देखा उसकी तरह बनाना चाहते हैं? देखिए, वो बैट्समैन ऑलराउंडर बनेंगे इंशाल्लाह ताला। कोशिश करेंगे कि उनको ऑलराउंडर बनाया जाए, पर ये कि उसकी अपनी मेहनत है। जितना वो हार्ड वर्क करेगा, जितना टाइम देगा, जितना उसको पैशन होगा, तो वो उसको फिर चीज़ ऊपर लेके जाएगी। हमारी पूरी सपोर्ट होगी, पर मेहनत उसने करनी। जनाब, और खेल की बात करेंगे। खेलो आज़ादी से पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े नामों की मौजूदगी में कश्मीर प्रीमियर लीग की ड्राफ्टिंग हो गई। लीग का आगाज 6 अगस्त से कहाँ होगा? मुजफ्फराबाद में होगा। इस्लामाबाद में सबसे पहले ओवरसीज प्लेयर्स का इंतखाब किया गया। हर्षल गिब्स को ओवरसीज वॉरियर ने पिक किया, ओवैस शाह को मीरपुर रॉयल्स और तलकार्त ने दिलशान को मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने लिया। मॉन्टी पेनिसर कोटली लायंस और मैट प्रेयर रावलाकोट हॉक्स और इसके साथ फिल्म मिस्टर बाग स्टैलियन के लिए खेलेंगे। शाहिद खान आफरीदी का कहना था कि कश्मीर के बच्चों को क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता था। उम्मीद है कि मौका मिलते ही KPL से कश्मीर के नौजवान भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, भरपूर तरीके से परफॉर्म करेंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग की ड्राफ्टिंग से मुतालिक मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। आज PSL के बाद अब कश्मीर प्रीमियर लीग का मेला सजने को तैयार है। 6 अगस्त से ये मेला शुरू हो रहा है, जो सितंबर तक चलेगा। वो मुजफ्फराबाद के ग्राउंड्स में ही तमाम मैचेस होंगे। कश्मीर के प्लेयर्स भी इसमें, उनको भी मौका मिलेगा। तो जो मुजफ्फराबाद टाइगर्स के 6 टीमों में से एक टीम मुजफ्फराबाद टाइगर है, जो होस्ट भी कर रही है, बेसिकली उनका होम ग्राउंड होगा। उनके ऑनर अरशद खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा कि कैसे देख रहे हैं इस इवेंट को? पहली बार कश्मीर प्रीमियर लीग होने जा रही है और आपके तो होम ग्राउंड पर हो रही है, आपको वो भी एडवांटेज मिलेगा? जी बिल्कुल। कश्मीर प्रीमियर लीग आपको पता है पाकिस्तान
पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है क्रिकेट, और PSL की मकबूलियत आपने देखी है, तो ये पाकिस्तान के लिए क्रिकेट का एक दूसरा बहुत बड़ा तोहफ़ा है। कश्मीर प्रीमियर लीग ख़ास करके जिसमें कश्मीर के लोगों की बहुत बड़ी नुमाइंदगी होगी, और मुजफ्फराबाद टाइगर्स हमारी फ्रेंचाइज़ है और मुजफ्फराबाद ही इसका होम ग्राउंड है। तो इंशाल्लाह आपको मुजफ्फराबाद में अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे और मुजफ्फराबाद की सपोर्ट भी आपको बहुत देखने को मिलेगी। और कौन से बड़े प्लेयर्स हैं जो इसमें आप लेके आ रहे हैं जिनको देखने के लिए पब्लिक आएगी? देखें, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। हमारे जो कैप्टन हैं मोहम्मद हफीज़, पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर हैं। तिलक रत्न दिलशान है, श्रीलंका से है। सुहेब मकसूद है, सुहेल तनवीर हैं, अनवर अली है, अरशद इकबाल है, वसीम जूनियर है, और इस तरह से जो और बहुत सारे लड़के हैं, और कश्मीर से भी यंग टैलेंट हमने पिक किया है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, अरशद खान साहब कह रहे थे कि बहुत अच्छे मैचेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खासकर मुजफ्फराबाद के ग्राउंड में। लोग भी बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, तो अब देखते हैं कि किस अंदाज में जो प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स लोगों का वो आता है। आगे बढ़ते हैं जनाब, जरा इम्तिहानात की भी बात कर लेते हैं। सिंध भर में इंटर इम्तिहानात का आगाज तो हो गया, लेकिन कराची के मुख्तलिफ सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर इम्तिहानी पर्चा अभी तक नहीं पहुंच सका। दिल्ली स्कूल करीमाबाद में भी पर्चा वक्त पर शुरू नहीं हुआ है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में हम देख रहे हैं कि इम्तिहानात का सिलसिला शुरू है और बच्चे परेशान है कि तैयारी करके आ गए, लेकिन अभी तक हमें पर्चा नहीं मिला। जब तक पर्चा नहीं सामने आएगा, पेपर कैसे हल होगा? अभी हम आपको सूरत हाल बता रहे हैं दिल्ली स्कूल करीमाबाद की, जहां पर पर्चा वक्त पर शुरू नहीं हुआ है। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने उन्होंने दौरा भी किया है, इंतजामात का जायजा भी लिया है। तो सिंध भर में इंटर इम्तिहानात का आगाज हो चुका है। आगाज तो हो गया इम्तिहानात का, लेकिन इम्तिहानी पर्चा कहां पर है, सवाल ये है। ताखीर क्यों हुई है पहुंचने में? जाहिर सी बात है कि अभी तक अगर पर्चा नहीं मिला है तो कब पर्चा मिलेगा, कब बच्चे पर्चा हल करेंगे और कब जो है वो अपने घरों को जाएंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। वीकेंड से पहले हम सब क्या करके आए? बड़ी ईद गुजार के आए। बड़ी ईद पे बड़ी बड़ी खुशियां चढ़ी होती हैं कि बड़ा ज़्यादा खाना हमें मिलेगा, बहुत सारा खाना होगा और बहुत सारा खाने के बाद बहुत सारी खाने की वैरायटी होगी। लेकिन प्लीज़, हमने शेब आपको याद होगा कि ईद से पहले जो प्रोग्राम थे हम यही कह रहे थे कि हाथ थोड़ा सा हल्का रखें, अपनी सेहत पे रहम करें। हमने तो ग्राम्स भी बता दिए थे महक, कितने ग्राम्स खाने हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है स्पेशली जो लाहौरी थे ना, उन्होंने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा और इतने सारे लाहौरी नहीं ख्याल रखा है महक, उन्होंने ख्याल रखा है, बस ग्राम से पहले किलो लगा दिया उन्होंने। ये छोटी सी गलती उन्होंने की है कि ग्राम से पहले किलो लगाया। हमेशा गलती होती है लाहौर में, ये हमेशा गलती होती है। एग्जैक्टली तो ज़ाहिर है आपने मुझे बड़ा ध्यान रखे, बिकॉज आप फिटनेस का बड़ा खास ख्याल रखते हैं कि वेट आपका पुट ऑन ना हो जाए। बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं आप, लेकिन बहुत से लोगों ने ख्याल नहीं रखा। और जिन लोगों ने ख्याल नहीं रखा उनके लिए भी ये सेगमेंट है। जो ख्याल रख रहे हैं और मजीद ख्याल रखना चाहते हैं उनके लिए भी ये सेगमेंट है, बल्कि कहना ही चाहिए सबके लिए ये सेगमेंट है। चूंकि पार्टीज हो रही हैं और खाना पीना चल रहा है, और अब होता ही है जिस दावत पे भी आप जाते हैं वहां पर हर डिश में हमें गोश्त नजर आता है, मटन या बीफ हमें नजर आता है। सोनिया लोधी, फिटनेस एक्सपर्ट, आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे इस्लामाबाद स्टूडियो में। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? बिल्कुल फिट, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। गोश्त वोश्त खाया खूब आपने? मैंने वैसे होने से ज्यादा नहीं खाया, मैं बड़े ध्यान से खाता रहा हूँ। ज्यादा सैलड्स मैंने खाए हैं। मुझे मालूम था कि सुबह दोपहर और रात होना यही है कि बस गोश्त और सिर्फ और गोश्त। आप श्रेब में तो हाइटीज भी बहुत ज्यादा अटेंड की है ना श्रेब, ऐसा ही है, हाइटीज भी बहुत अटेंड की। उस हाइटी में बीफ नहीं था और मटन नहीं था, इसीलिए। अच्छा सोनिया, मुझे ये बताएं कि जिन्होंने बहुत ज्यादा गोश्त खा लिया, अब तो खा लिया ना, अब क्या करें? तो अब गोश्त खाने के बाद जो उनकी सेहत के मसाइल हैं वो कैसे हल हो सकते हैं? मतलब मैंने तो ये देखा कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स पहुंच गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लाइक घरेलू टोटकों पे ही चल रहे हैं। गोश्त ज्यादा खा लेना वैसे तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने खा लिया है तो किन किन मसाइल का बायस बन सकता है ये? गोश्त की ज़्यादती किन किन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता उसकी वजह से। हमने, अगर आपको याद हो महक, हमने रमज़ान में एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये बात कही थी कि ज़्यादा खा लेने से, याद है आपको ये बात? ज़्यादा गोश्त खा लेने से भी इंडाइजेशन हो सकती है, आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। लेकिन अमल कौन करे जब सामने आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। क्या करें? उसका इसकी खुशबू इतनी जबरदस्त होती है कि वो तो ठीक है, लेकिन पेट तो आपका, स्टमक तो आपका, या बाद में तकलीफ भी आपको ही होती है।
ज्यादा मसाइल जो हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंडाइजेशन यानी कि हाजमे के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। दूसरी चीज ये कि इसको थोड़ा सा अगर आप आगे लेके जाएं तो आपको दिल के लिए भी सामना कर, दिल के आप खुदा ना खासा दिल के मरीज भी हो सकते हैं। और इसके अलावा लिवर के ऊपर भी बहुत, क्योंकि प्रोटीन हाई अगर आप लेते हैं तो लिवर के ऊपर भी इफेक्ट करता है। अगर आप गोश्त ज्यादा खाने के आदी हैं तो प्लीज अपना वाटर इनटेक जो है वो 5 लीटर्स स्ट्रेट अवे कर दीजिए। उसके अलावा पुदीने का, बड़ी इलायची और छोटी इलायची का जो पानी बनता है ये बड़ा अच्छा होता है हाजमे के लिए। जिनको फूड पॉइजनिंग हो गई है गोश्त की वजह से या किसी और रीजन की वजह से वो ये पानी ले सकते हैं। अच्छा, ये वैसे आजमूदा है। मैं जब भी खाना खा रहा हूँ उसके बाद ना ये ग्रीन टी ये वाले लाजमी बनवा के पी रहा हूँ। बिल्कुल, ये कहवा होता है बेसिकली, इसको आप ले सकते हो, वैसे भी ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज ये कि प्लीज 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 अपना स्टमक समझ के खाइए। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये गोश्त के आइटम्स, आप लोगों का मशवरा भी तो देना कि ये क्या बात हुई, भला रोजाना दावत पे इनवाइट कर लेते हैं, भला थोड़ा सा वेट कर लें, तो हफ्ते बाद इनवाइट कर लें। हाँ, एक वैसे तो ये बड़ा अच्छा सजेशन है कि हफ्ते बाद इनवाइट किया जाए। दूसरी चीज ये कि अगर आप कहीं जाते हैं और आपने देखा टेबल पे बुफे लगा हुआ है या लंच पे बहुत ज्यादा गोश्त के आइटम्स हैं, सो आप सिलेक्टिव हो जाइए। लाइक आप अपनी प्लेट में माई प्लेट के कॉन्सेप्ट को जरा सा मद्देनजर रखते हुए निकालिए चीजों को। माई प्लेट का कॉन्सेप्ट गूगल पे भी अवेलेबल है। माई प्लेट माई मर्जी। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आप अगर माई मर्जी करेंगे ना तो आपका स्टमक भी जो है ना वो बहुत बुरे तरीके से खराब होगा। अच्छा सोनिया, मुझे ये बताएं कि बहुत सारी माएँ ऐसी होती है, स्पेशली मेरी अम्मा, मैं उनसे कहूँगी ना नहीं गोश्त आज मैंने नहीं खाना, मैंने कल खा लेते, तो कहती है नहीं आज मैंने सब्जी में पकाया, कल दाल में पकाया था। तो ये भी एक वो होता है कि अच्छा सब्जी के साथ आप गोश्त खा रहे हैं या दाल के साथ या भुना हुआ, तो चले अलग हो गया ना। सब्जी और दाल क्या अगर हम वो कर लें तो वो थोड़ा सा आपको रिलैक्स रखता है या नहीं? देखें, सब्जी के अंदर या दाल के अंदर गोश्त डाल दिया जाता है तो वो उस मिकदार में नहीं खाया जाता फिर गोश्त, क्योंकि आपके पास सब्जी आ जाती है और दाल का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। ये आप पूरा प्रॉपर प्रोटीन ले रहे होते हैं और बाकी के सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपको उसमें मिल रहे होते हैं। सो अगर आप इस तरह का भी कुछ बनाते हैं तो यू कैन हैव 1 से 2 बोटीज, आप ज्यादा ना लें उसके अंदर। इतनी बड़ी बोटी चलेगी नहीं, फिर आप गाय क्यों ना खा लें साबुत पूरी, अगर इतना मीट लवर है। लेकिन देखिए, जितना भी खाएं, चाहे गोश्त खाएं, दाल खाएं, सब्जी खाएं, मैं बार बार एक बात कहती हूँ, अगर देखें यूजुअली हम लोग वो जो प्रॉपरली डाइट प्लान्स होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। सो आपके घर में जो कुछ भी पकता है उसको एतदाल में खाइए। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आप 1 खाइए। दिन में 24 घंटे में 1 रोटी खाइए। 24 घंटे में 1 राइस प्लेट लें, वो भी इतनी बड़ी डिश नहीं लेनी, आपने एक एवरेज क्वांटिटी लेनी है। आपको कभी इंडाइजेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपना वेट मेंटेन रखने में बहुत अपने आप की हेल्प कर सकते हैं। अगर आप माई प्लेट का कॉन्सेप्ट जिसके अंदर 1/4 आपका मीट, 1/4 डेयरी, आपके फ्रूट, सैलड, ये सब चीजें शामिल रखें। यानी बड़ी अच्छी आपने पोर्शन वाली प्लेट बना के खानी है। अच्छा सोनिया, ये बताएं कि ये भी करना चाहिए हमें कि बजाय इसके कि डिनर आप बहुत हैवी करें जिसमें आप बारबेक्यू पार्टी पूरी कर रहे हैं, आप लंच या ब्रंच को हैवी कर लें, ये बेहतर है। देखें, हैवी कुछ ना करें, वही बात है। अब वो एक तो इजाजत दे दें, आप लंच की तो दे ही दें। देखें अगर आपको हैवी करना है ना तो उससे जो नीचे ऊपर के जो मील्स हैं वो लाइट कर लीजिए। जैसे अगर आपको पता है कि आपको लंच हैवी करना है या डिनर हैवी करना है, सो आप उसको अकॉर्डिंगली मैनेज कीजिए। लाइक ब्रेकफास्ट जो है आपने थोड़ा सा लाइट किया, फिर आपको लंच भी 2-3 पराठे सिर्फ खा लिए, नहीं 10-12 पराठे खा लें, आप कोई बात नहीं। जो आप लोगों की जो डाइट प्लान्स है ना वो अल्लाह। अब सोनिया, आप अंदाजा लगाएं शुएब की सेहत को कहीं बांध देके शुएब की सेहत को देख के अब आप अंदाजा लगाएं कि कितना खाता होगा। ये 2-3 पराठे लगता है कि शुएब को लगते होंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने पूरे महीने की बात की थी। मुझे ये बताएं कि हफ्ते में पूरे पराठास ऑल्सो, लेकिन आप फिर उसके आगे पीछे जो है ना वो अपनी डाइट कॉन्शियस हो जाए। लाइक अगर आपको पता है कि आपको ज़्यादा मूव अराउंड नहीं करना है, आज आपकी कोई इतनी एक्टिविटी नहीं है, आपने एक्सर्शन नहीं करना है, सो आपने वो पराठे के साथ जो भी ले लिया, फिर पूरे दिन आप ग्रीन टी और वाटर इनटेक अपना सही रखें। यही तो एतदाल पसंदी है। और इसके साथ साथ अगर हमने थोड़ा ज़्यादा गोश्त फॉर एग्जाम्पल ब्रंच में या लंच में खा लिया है तो शाम में क्या करें? फिर 2-3 घंटे रनिंग होनी चाहिए फॉर श्योर। मतलब इट गोज विदाउट सेइंग, अगर आपने इतना ज़्यादा इनटेक कर लिया है, मतलब फॉर श्योर 2000 से 2500 कैलोरीज आ गई हैं, और आपका जो एवरेज इनटेक है, लाइक जो कैलोरीज का है आपका, वो 1400 से 1800 के दरमियान है। सो नाउ अब ये ऑब्वियस हो गया कि आपने इससे ज्यादा कैलोरीज ले ली हैं, तो ठीक है। यानी अगर आपने खा लिया ज्यादा, जो कि वैसे नहीं खाना चाहिए, अगर खा लिया, अगर बहुत ही अम्मा ने अच्छा बना लिया था या आपकी बेगम की अम्मा ने बहुत अच्छा बना लिया था या बेगम ने अच्छा बना लिया था, 2-3 घंटे या और वैसे भी 1 घंटा जो है ना वो एक्सर्शन का होना ही चाहिए फॉर श्योर। मतलब आप समझें कि 1 घंटा आपकी जिंदगी
ज़िंदगी का वो आपके लिए ही है। उसके अंदर आप रनिंग करें, जॉगिंग करें, जिम जाएं, कुछ भी करें, बट डेली बेसिस पर अगर आप 1 घंटा एक्सर्शन करते हैं, वर्कआउट करते हैं, एतदाल में खाना खाते हैं, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, आपके 90% मसाइल जो है ना वैसे भी हल हो जाएंगे, यहाँ से भी एंड फिजिकली। कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको लगता है कि लोगों को फॉलो करनी चाहिए जिसमें वो ऐड करें आज मैंने इतने ग्राम्स खाया है, अब मुझे इतनी एक्सरसाइज करनी है? ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको यूज करनी चाहिए। इससे अच्छा रहता है। इससे देखिए आपको थोड़ा सा आपको खुद पता होता है कि आपने कितना खाया कितना नहीं खाया। अव्वल तो आप अपनी एज, अपना BMI BMR जो है वो गूगल पे निकल आता है इजीली, वो आप निकाल के आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी ये उम्र है, आपका ये प्रोफेशन है, आपकी ये एक्टिविटीज है, आपको इतनी कैलोरीज की जरूरत है। ठीक है। सो आप उसके बाद थोड़े से खुद से मेंटेन रखने में। महक आप कुछ कह रही हैं? बिल्कुल, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहती थी, आप प्लीज़ इस हवाले से भी बताएगा। और एक जो सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ ये कि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब किसी के घर खाने पे जाते हैं तो उन्होंने चिकन में भी कुछ बना होता है कि चिकन का भी सालन है और आपके पास मटन भी है, और आप फिर दोनों चीज़ें खा रहे हैं। लाइक चिकन की बिरयानी आपने खा ली, मटन का आपने सालन खा लिया, तो ये चिकन और मटन का एक साथ इस्तेमाल मेरे ख्याल से ये भी ज़्यादा नुकसान देता है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये भी ज़्यादा है। लेकिन देखें ये जो दावतें होती हैं बड़ी पुरतकल्लुफ़ होती हैं और बड़ा मोहब्बत से इंसान इसको बनाता है। सो अगर आप कहीं इनवाइटेड हैं तो मैं जैसे मैं भी कहीं जाती हूँ और आप टेबल पे बुफे लगा हुआ है और 6000 तरह की चीज़ें आपके सामने नोश फरमा है तो उनको अब तो खैर उन लोगों को भी पता होता है। सो मैं एक एक चीज़ उठाती हूँ चुनकर कि वो प्लेट में सब कुछ आ भी जाता है और क्वांटिटी भी थोड़ी होती है, वो चखने में पेट भर जाता है, बिल्कुल भर जाता है। लेकिन उससे देखें अगर लेकिन जो महक ने बात की, सोने सॉरी टू इंटरप्ट, चिकन एंड मटन ये जो कॉम्बिनेशन है, क्या इसके खाने से हमारा स्टमक अपसेट होता है कि एक ही हो गया, चिकन भी आ गया था मटन भी आ गया? बिल्कुल देखिए, एक तो ये कि किसी भी, मैं बार बार कहती हूँ कि किसी भी चीज की ज्यादती या कमी नुकसान का बायस है। ठीक है, अगर आपने एक बार 2 बार खा लिया तो देयर इज नो हार्म इन इट, क्योंकि एक तो हम लोग बचपन से खा के ना स्टमक भी हमें कहता है चलो पाकिस्तानी स्टमक है, बड़ा मजबूत है, बट इसको हैबिट ना बनाइए। वंस इन अ ब्लू मून चल जाता है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे इस तरह से करेंगे तो आपका स्टमक फॉर श्योर अपसेट हो जाएगा। यही कॉम्बिनेशन अगर हम बीफ और मटन करें तब भी मसला है? देखें, अच्छा, वंस इन अ ब्लू मून में कोई मसला नहीं है, लाइक कभी कभार आपने यू कैन हैव इट, लेकिन अदरवाइज आप कोशिश करें कि एक जो मील आप ले रहे हैं उसमें चाहे बीफ हो, चाहे मटन हो या चिकन हो या फिश हो, बिल्कुल एक प्रोटीन सोर्स होना चाहिए, एक प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। वो उसको मेटाबॉलिज्म भी आपका बेहतर रहता है, उसको डाइजेस्ट करने में भी आसानी होती है और आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो जाती है उसकी। सो वो और मुनासिब यही है। अच्छा, मैं एक टिप सॉरी आपको और देना चाहूंगी, क्योंकि अभी सबने बहुत ज्यादा गोश्त खाया है, यूजुअली भी स्टिल खा रहे हैं, और यूजुअली भी हमारे साथ ऐसा हो जाता है, घर में कभी कोई अच्छी चीज़ बनी है तो हम बहुत ज़्यादा कार्ब्स भी इनटेक कर लेते हैं प्रोटीन के अलावा भी। सो व्हाट यू कैन हैव के एप्पल साइडर विनेगर, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, बट जो कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर होता है उसको आप 1 ग्लास नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में 1 टीस्पून डाल के ले सकते हैं। वो सारे कार्ब्स तो सब चीज़ें आपकी झाग की तरह बिठा देगा और आपका डाइजेशन भी बेहतर हो जाता है। लेकिन ये वेट लॉस के लिए भी है, बट मैं ये बात कह दूं कि 3 दिन के बाद रिपीट करना है इसको। इसको डेली बेसिस पे नहीं करना कि रोज आना जी भर भर के खाए और रात को हमने ये पी के कार्ब्स कट कर लेने, ऐसा नहीं होगा। कौन नहीं यूज कर सकता ये? जिनको स्टमक का बहुत सिवियर कोई प्रॉब्लम हो, जिनको फूड पॉइजनिंग हो, इंडाइजेशन हो, स्टमक से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम्स हो सिवियर किस्म के, वो ना लें। या क्रैम्प्स पड़ते हो, जिन अक्सर ऐसा होता है यूजुअली किसी का स्टमक जो है वो अपसेट ही रहता है समहाउ, सो आप इसको ना लीजिएगा। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, बिल्कुल एक्टिव हैं और अगर आप नॉर्मल रूटीन में भी हैवी खाना खा लेते हैं, तब भी 3 दिन से पहले इसको रिपीट ना कीजिएगा, और हफ्ते में भी सिर्फ 2 मरतबा। उससे आपके दांत भी ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो वो आपका जो फर्स्ट लेयर ऑफ जो शाइनिंग होती है वो आपको डैमेज कर देता है। सो बेहतर होगा, देखिए अगेन किसी भी चीज़ की ज्यादती और कमी नुकसान का बाइस बनती है। खाना खाइए, खुशी खुशी खाइए, एतदाल में खाइए और 1 घंटा वर्कआउट कीजिए। क्या बात है। थैंक यू सोने, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे बात करके। सेम हियर। महक, कोई और सवाल आपका? नहीं, मैंने चूंकि गोश्त बहुत कम खाया इसलिए इतने सवाल मेरे पास ही सवाल इतने हैं, जिन्होंने ज्यादा खाया उनके सारे सवाल मैंने बता दिए। क्या कह रहे हैं शोएब आप? आपने वैसे इतना खाया? मैंने इससे भी बहुत कम खाया। आपको पता है मैंने सिर्फ 1 दिन गोश्त खाया, उसके बाद मैंने नहीं खाया।
मेरी अम्मा मुझे रोजाना कहती थी आज दाल में, आज सब्जी में, तो मैं कहती थी है तो गोश्त ही ना। चलें जनाब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कराची के मसलों की। बहुत ज्यादा मसला है यहाँ पर, कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, कराची वालों पर मक्खी और मच्छरों ने धावा बोल दिया। सूरत हाल क्या है, जमजम सईद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। कराची की सड़कों पर जा बजा कचरा मक्खी और मच्छरों की तेजी से अफजाइश का सबब बन रहा है। कोरोना के खतरे के साथ दीगर बीमारियां भी सर उठा रही हैं। ताफुर और गलाजत से बेजार शहरी कहते हैं बीमारियां फैल रही हैं, जल्द अज जल्द सफाई का निजाम बेहतर बनाया जाए। यहाँ पे गलाजत के ढेर लगे हुए हैं और लोग जो है हम बीमार हो रहे हैं, इसी वजह से कोरोना वायरस और ज्यादा बढ़ रहा है। हुकूमत जो कोरोना के पीछे पड़ी हुई है, इसका इलाज भी तो करे, गंदगी से छुटकारा दिलवाए, सफाइयाँ करवाए, कौन करवाएगा? जिन अस्पताल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली का कहना है सफाई सुथराई न होने से पेट के अमराज और डेंगू फैलने का खतरा रहता है। बहुत सारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इलनेसेस हैं जो फैलती हैं, डायरिया, वॉमिटिंग तो आम सी बात है, लेकिन टाइफॉइड, एंटेरिक फीवर जिसको हम कहते हैं वो हो सकता है। मच्छरों से मलेरिया तो होता ही है, लेकिन डेंगू का खदशा हर वक्त रहता है। वबाई अमराज का खतरा दस्तक दे रहा है, अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। शहरी कहते हैं बर वक्त एक्शन न लिया गया तो सूरत हाल खराब हो सकती है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ जमजम सईद, समा, कराची। इंतहाई गंभीर सूरत हाल, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कैसर सज्जाद, जनरल सेक्रेटरी पीएमए। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कराची में मक्खियाँ मच्छर भरमार है, मतलब कराची के कूड़े की अगर हम बात करें तो वो तो हमेशा से चलती आती है कि जगह जगह कूड़ों के ढेर हैं, लेकिन ईद उल अजहा के बाद हम देखते हैं कि अलाइशों का सड़कों पर फेंक देना, एक मुनज़्ज़म इंतज़ाम ना होना और इसके बाद मच्छरों की भरमार, इसके बाद मक्खियों की भरमार, ये यकीनन बीमारियों को जन्म देने वाली बात है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हमारा जो इस्लाम है वो तो कहता ही यही है कि सफाई निस्फ ईमान है, और वो इसीलिए है कि साइंस भी यही कहती है कि जितनी जो गलाजत है, गंदगी है, चाहे आप वहाँ रहते हैं चाहे नहीं रहते हैं, वहाँ से गुजरते हैं, वो आपको बीमार कर सकता है। अब इस वक्त सूरत हाल आप बता रही हैं जो पेश किया गया है उसमें तो यही है कि ये जितनी भी गंदगी रास्ते में पड़ी रहती है या ऐसे खुली जगहों पे पड़ा रहता है कोई भी गंदगी, तो उसको फौरी तौर पे हटाना चाहिए। अब जो सूरत हाल है इस वक्त गर्मी के मौसम में बीमारियां वैसे भी फैलती हैं, तो इन हालात में पानी से पैदा होने वाली बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। मक्खियां जब होती हैं तो मक्खियां ये बीमारियां उधर से लेकर और आपके खानों में आके होती हैं। हमारे यहाँ लोगों को इतना अवेयर भी नहीं है कि आप कोई भी खाने पीने की चीज जो है खुला ना छोड़े। मैंने बहुत सी जगहों पे देखा है, अब लोग होटलों के अंदर खाते हैं, मक्खियां हैं वहाँ पे, उसी में फिर आप देखें कि स्कूल के बाहर जो ठेले पे है जो बच्चे वहां से लेते हैं वो देखिए वो मक्खियों से भरा होता है। वो मक्खियां पहले जो है इन गलाजत पे बैठती हैं, उसके बाद वो आके आपके खाने पीने की चीजों पे बैठती हैं, तो ये बीमारियां जहाँ भी डॉक्टर साहब अनकवर्ड फूड होगा वो ज़ाहिर है उसकी वजह से बीमारी फैलेगी डॉक्टर साहब। लेकिन ये बताइएगा कि एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन हमारी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को बचाने के लिए? हम क्या कर सकते हैं? पानी को ज़रा उबाल के पीने वाली बात आई एम श्योर आप करेंगे, लेकिन उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं एट दिस पॉइंट कि वाटर बॉर्न डिजीजेस का शिकार हम ना हो? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट आपका सवाल है शेर। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी तमाम आवाम की है। यकीनन हुकूमत की इस हवाले से 100% जिम्मेदारी हुकूमत की है सब, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि अगर हम अपने घर का कचरा उठाकर घर के सामने, गली पे, किसी के घर के सामने या कहीं कोने पे फेंक देते हैं वो गलत है, नंबर एक। नंबर दो बात ये कि अगर कुर्बानी की अगर हम बात करें तो जो आलाइशें हैं हमने कुर्बानी तो कर ली है, लेकिन हमने उसका सही तरह से उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया या सही जगह पे नहीं किया, तो वो बीमारी ये ना समझे कि आपने अपने घर के आगे या आपके दूर थोड़ा फेंक दिया है तो वो आपके घर पे बीमारी नहीं आएगी। आपके मच्छर आपको बीमार करेंगे। वो बीमारी क्या होगी? पानी से पैदा होने वाली बीमारी है। मच्छर जो बीमारी करती है गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, हेपेटाइटिस ए है, कॉलरा है, की बहुत सारी और टाइफाइड है। फिर मच्छर से आपको आजकल जो है इस तरह की गंदगी के मच्छर जो है वो आपको मलेरिया से काफी लोग इंतकाल कर जाते हैं जब ये मलेरिया जो है दिमाग पर चढ़ जाता है। हमारी एक बहुत सीनियर डॉक्टर जो है सरवर जहां जुबैरी, ये मलेरिया
से जो है वो इंतकाल हुआ, वो जो है वो उनके ब्रेन में आ गया। तो लोगों को बताने के लिए सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि आपने कोई चीज गंदगी अपने घर की फेंक दी और आप सेफ हो जाएंगे। हजारों, अब 30 लाख अफराद जो है पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में हर साल मुब्तला होते हैं। तो अब ये और डॉक्टर साहब एट दिस पॉइंट जब हम ये बात कर रहे हैं, ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विद रिस्पेक्ट टू कराची एंड विद रिस्पेक्ट टू आर हेल्थ सिस्टम के अभी कुछ देर पहले कासिम सुमरो साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जो सिचुएशन कोरोना की है तो 2-3 रोज़ तक अगर पॉजिटिविटी रेशो ये रहा तो अस्पताल भर जाएंगे। और जब बात हम ये वाटर बॉर्न डिजीज़ की कर रहे हैं तो ज़ाहिर है एक ऑलरेडी हेल्थ सिस्टम पर बोझ है कोरोना का, और उसके साथ अगर वाटर बॉर्न डिजीज़ का बोझ बढ़ गया तो हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। देखिए, ये तो हमारा जो सिस्टम है ना हेल्थ का, ये वैसे ही बहुत वीक है। हम तो वैसे ही शोर मचाते थे, ये गंदगी से पैदा होने वाली बीमारियां, साफ पानी नहीं है, एटमॉस्फेयर हमारा जो पोल्यूटेड वो है, तो एयरबॉर्न डिजीजेस जो है और दूसरी चीजें हैं, तो ये तो ऑलरेडी बर्डन हमारा रहता था। अब ये कोरोना की वजह से अल्लाह रहम करे, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा कि ईद के बाद हमें बहुत खतरा है कि अब 24% हो गया है। और आप देखिए कि खुदा ना खास्ता ये मजीद मुझे लगता है कि बढ़ेगा, जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। लेकिन आप देखिए कि इतना प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता हो जाएगा, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए लोग जो है परेशान होंगे। हमारे डॉक्टर साहब इसमें भी अलार्मिंग बात यह है कि ये जो 24% पॉजिटिविटी रेशियो है इसमें 100% भारतीय वेरिएंट सामने आया है। जहां भी सीक्वेंसिंग हो रही है वो भारतीय वेरिएंट है और उसकी वजह से खतरा बहुत बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसमें 100% इंडियन वेरिएंट्स है। और इंडियन वेरिएंट्स आपके नाजरीन को बताता चलूं कि ये वो इंडियन वेरिएंट है जो कि आप लोग 1-1.5 महीने पहले इंडिया के जो हालात देख रहे थे, वही वेरिएंट है, वही। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि इस वक्त जितने भी पेशेंट कराची के अंदर मौजूद हैं, वो स्टेटिस्टिक्स, हेल्थ डिपार्टमेंट के स्टेटिस्टिक्स ये बताता है कि उनमें से 85% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है और 15% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई है। तो लिहाजा मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा जितनी जल्दी हो सके अपने आप को वैक्सीनेट करें, अपने घर वालों को करें। अगर आप फैक्ट्री के मालिक हैं तो अपने तमाम फैक्ट्री के मुलाजमीन को वैक्सीनेट करें। जब तक तमाम लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे, जो लोग वैक्सीनेट हुए हैं वो भी सेफ नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको खुदारा समझें तमाम लोग कि ये आगे चल के हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लोगों की जानें जा रही हैं, रोजाना तकरीबन 30, 40, 50 लोग पाकिस्तान में इंतकाल कर रहे हैं। ये वो फिगर है एनसीओसी की जो कि रजिस्टर्ड है, लेकिन जो नॉन रजिस्टर्ड लोग जो बीमार हो रहे हैं उनका तो आप सोच ही नहीं सकते कितनी तादाद है। ये आज की तादाद तकरीबन 3000 के करीब पहुंच गई है, जो एनसीओसी की 2800 समथिंग है। ये 3000 है, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें शुएब, ये फिगर हमारे पास है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि घरों के अंदर है, जिनको मैं टेलीफोन के ऊपर हिदायत दे रहा हूँ, वो सब कोरोना पॉजिटिव है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो खुदारा अपने आप को संभालें, अपने घर वालों को संभालें। ये कोरोना और ये गंदगी, ये तमाम चीजें आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी, हमारी अपनी जिम्मेदारी कि हमें ज्यादा से ज्यादा एहतियात करनी होगी, क्योंकि इन बीमारियों से हमारे अपने इस दुनिया से चले जाते हैं और ऐसे मामलात हम इस वक्त देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर थे। महक, अब क्या आप हमें गुजरांवाला लेकर चल रही हैं? बिल्कुल, गुजरांवाला, जहाँ पर वैसे तो हम ये कहते हैं कि गुजरांवाला के जो पहलवान है उनका बड़ा नाम है, लेकिन वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें जनाब, शाहकारों का शाहकार। और जब हम बात करें तो फिर आप कहेंगे कि ऐसा क्या शाहकार है भाई। एक मॉडिफाइड लेमोजिन की हम बात करते हैं। गुजरांवाला के शहरी ने शानदार लेमोजिन को बग्गी नुमा गाड़ी में तब्दील कर दिया, यानी पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। जुल्फ़िकार ने घर में लेमोजिन तैयार किया और इस पर कितना खर्चा आया और लोग इसे देखकर कितने हैरान होते हैं कि ये जो खूबसूरत सी बग्गी है, अब ये कितने में मिल सकती है रेंट पे, या आप कितने में बना सकते हैं, ये इस पे कितनी लागत आई है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया जुल्फ़िकार ने। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार, गुड मॉर्निंग। पहले तो मुझे ये बताएं कि अच्छी खासी लेमोजिन को आपने बग्गी में तब्दील कर दिया है, ये आइडिया आया कहाँ से दिमाग में? आइडिया यूट्यूब पे मैं मुख्तलिफ गाड़ी देख रहा था, एक रूस की गाड़ी सेम यही जो मैंने तैयार की है इस मॉडल की मुझे नज़र आई है, उस पर मैंने रिसर्च किया, मुझे काफ़ी अच्छी गाड़ी लगी है, तो मैंने उसे देखकर ये। अच्छा जुल्फ़िकार, ये भी बताएं कि कितना टाइम लगा इसकी तैयारी में और कितना खर्च हुआ?
तैयार करने में मुझे 4.5 माह का टाइम लगा है और ख़र्च इसके ऊपर मेरा तकरीबन जो है ना, ये गाड़ी ख़रीद के और इसके ऊपर जो मैंने ये कार्ड के लेमोजिन ये सारा जो कंप्लीट मुझे 35 लाख रुपए में गाड़ी ये पड़ी है। अच्छा, तो जब भी ये गाड़ी लेकर आप निकलते वैसे तो सब मुड़ के देखते होंगे कि ये क्या ज़बरदस्त गाड़ी है। रिश्तेदार क्या कहते हैं, देखने वाले क्या कहते हैं, क्या क्या कमेंट्स देते हैं? पसंद करते हैं, साथ जो है खड़े होकर सेल्फी वगैरह बनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बुकिंग पे भी काफ़ी गाड़ी भेजी है। अच्छा जुल्फ़िकार, अब लेमोजीन बन चुकी है बग्गी, तब इसमें कितने लोग वैसे बैठ सकते हैं, गुंजाइश कितने लोगों की है? ये मैंने 6 सीटर गाड़ी तैयार की है, तो जब बुकिंग पे जाती है तो जो है उनके वो अजीज़ों कार जो है वो भी कोशिश करते हैं कि हम भी एडजस्ट हो जाएं, तो इस तरह का मसला बनता ही रहता है। अच्छा, वैसे ऐसा कभी हुआ कि कहीं पे आप गाड़ी लेके गए हो किसी भी तकरीब में और वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं? क्योंकि होता पाकिस्तान में ये कि गाड़ियों में अच्छे खासे लोग बार बार के जो है वो जा रहे होते हैं। बिल्कुल, ये काफ़ी मरतबा ऐसा हुआ है। ये 6 सीटर मैंने गाड़ी रखी हुई है, इसमें 10-10 लोग भी बैठ जाते हैं। सही। अच्छा जुल्फ़िकार, ज़रा इसकी मेंटेनेंस से मुतालिक भी बताएं, ख़र्च कितना आता है पर मंथ, इसकी क्या कॉस्ट आपको पड़ती है? ज़रा पेट्रोल के अलावा कभी लेकर भी जाना पड़ता है मैकेनिक के पास, कभी चेक भी कराना पड़ता है, कभी गड़बड़ भी हो जाती है? देखिए, मैंने हर चीज़ जो है ना इम्पोर्टेड लगाई है गाड़ी में, कोई भी चीज़ मैंने नॉर्मल ही इसमें रखी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना खर्च नहीं, आम जैसे छोटी गाड़ियों में खर्च होता है वो ही है मेरा खर्च। अच्छा, और जुल्फ़िकार, अगर मैं कहूँ कि मेरी किसी भी गाड़ी, किसी क्या मेरी एक ही ज़ाती गाड़ी है मेरे पास, तो उसे आपने बग्गी में तब्दील करना है तो कितना खर्चा आएगा और क्या आप कर देंगे? जी बिल्कुल कर दूंगा। उसके ऊपर खर्च जो है वो गाड़ी देखकर ही बता सकता हूँ कि पहले गाड़ी जो है वो किस कंडीशन की है, तो वो तो हो जाएगा, मसला नहीं है। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका जनाब। प्रोग्राम का वक्त अख्ताम को पहुंचा, अपना बहुत सा ख्याल रखें और प्लीज़ 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 मास्क ज़रूर लगाएं। कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।